नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और थोड़ी देर में मेरे सहयोगी भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। बाजार में पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक दायरे का ही कारोबार था, जहां से सोमवार को शुरुआत हुई थी। 22,500 के आसपास का निफ्टी था, क्लोजिंग भी 22,500 के आसपास ही हुई। तो निफ्टी में अगर हम हफ्ते भर का एक्शन देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको एक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो तकरीबन 900 अंकों के आसपास का उछाल है और अब रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब पहुंच गया है निफ्टी बैंक भी। सवाल यह है कि आज क्या होगा, आज निफ्टी लीड करेगा या फिर निफ्टी बैंक लीड करेगा? इसका जवाब अपने एक्सपर्ट से जानेंगे और आपके लिए ढेरों कमाई के मौके भी हम बताएंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे और ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी। लेकिन चलिए शुरू कर लेते हैं बाजार के लिए चार सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ। तो डाउ करीब करीब 307 अंक चढ़ा है। जॉब रिपोर्ट अच्छी आई थी, बावजूद इसके हमने डाउ में तेजी देखी है, 307 अंकों की तेजी डाउ में। तो ग्लोबल बाजारों से मूड ठीक है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे तो 60 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। और अगर आप डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स को देखेंगे, वहां पर भी अच्छी तेजी है। गिफ्ट निफ्टी है 22,650 के आसपास। लेकिन हमारी नजर और हमारा पूरा का पूरा फोकस है कंपनियों के बिजनेस अपडेट पर। पिछले 3 सत्र में बहुत ज्यादा बिजनेस अपडेट्स आए हैं। टाइटन, गोदरेज कंज्यूमर, नायका, वोल्टास के अच्छे Q4 की अपडेट आए हैं और इसके चलते ये तमाम शेयर आज फोकस में रहेंगे। फोकस में रहेगा विप्रो का भी शेयर, क्योंकि थियरी डेलापोर्टे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है समय से पहले ही। उनको अपने पद से हटना था, कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा था अगले साल यानी कि 2025 में, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के नए सीईओ के तौर पर उन्होंने कामकाज कल से ही संभाल लिया है, यानी कि 7 अप्रैल से। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो में 2016 के बाद पहले इंटरनल सीईओ हैं, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन बड़ा सरप्राइज आया है बंधन बैंक से, क्योंकि बैंक के एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष ने इस्तीफा दे दिया है। 7 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके बाद वो पद पर नहीं रहेंगे। हालांकि बोर्ड ने नवंबर 2023 में कार्यकाल 3 साल बढ़ाने को मंजूरी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक आरबीआई से इसको लेकर अप्रूवल नहीं आया था और शायद यही चिंता थी कि शायद अब आरबीआई से एक्सटेंशन ना मिले, उसके पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि स्ट्रेटेजिक रोल में बंधन ग्रुप में चंद्रशेखर घोष बने रहेंगे। तो ये हैं बाजार के एम ट्रिगर्स, जहाँ पे रहेगी नज़र। ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हम उम्मीद कर रहे हैं, पर इस बीच हमारे सहयोगी डिम्पी भी जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में उनसे भी समझेंगे कि आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से तो भरपूर सपोर्ट हम देख रहे हैं, पर आज बैंक निफ्टी कैसी अपनी चाल देखता है, उस पर हम डेटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं ये भी समझेंगे कुछ देर में। पर उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स के क्यूज जान लेते हैं। और अभिषेक, हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स में तेजी है, साथ ही यील्ड्स बढ़ रहे हैं, सोने में उछाल है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वहां से, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग है सृष्टि, क्योंकि आप देखिए यील्ड भी बड़ी है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.4% के पार निकल गई है और इसके पीछे की वजह यह है कि जो जॉब रिपोर्ट आई है वो बहुत अच्छी आई है। मार्च में 3.03 लाख नई नौकरियां जुड़ी हैं, जो कि अनुमान से ज़्यादा है। हालांकि ये नौकरियों की जो रफ्तार है ये भी अमेरिकी बाजारों पर ब्रेक नहीं लगा पाई, क्योंकि हमने देखा कि डाउ में 307 अंकों की तेजी रही। नेस्डेक में, एसएनपी में 1 से 1.25% के आसपास की हमने तेजी देखी है। दरअसल मजबूत रोजगार ग्रोथ और मंदी की चिंता कम होने से अमेरिकी बाजारों में ये हमने तेजी देखी है। सैलरी की बात कर लें अमेरिका में तो वहां पर 4.1% के आसपास की बढ़त रही है सालाना आधार पर, और ये अनुमान के मुताबिक रही है। इस हफ्ते महंगाई के आंकड़ों पर नजर रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर डाउ में एक बढ़िया सत्र हमने देखा है। क्रूड की बात कर लें तो क्रूड में हमने जरूर ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर देखा है। 5 महीने के ऊपरी स्तर से ज्यादा नहीं, लेकिन 2% के आसपास नीचे आया है कच्चा तेल और 89 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया है। सोना भी नया शिखर बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा फीका जरूर पड़ा है और कॉमिक्स प्रभाव $2330 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे, नेस्डेक फ्यूचर्स को देखेंगे, वहां से भी बाजारों के लिए संकेत ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि हल्की हल्की बढ़त पर वहां पर कारोबार हो रहा है। अगर आप एशियाई बाजारों को देखें, गिफ्ट निफ्टी में करीब करीब 60 अंकों के आसपास की बढ़त है। 22,650 के आसपास का आंकड़ा आपको दिखेगा। जापान के बाजार में और कोरिया के बाजार में तेजी है, लेकिन हांगकांग जहां से हम क्यू लेते हैं
संकेत लेते हैं। हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कि हल्की सी कमजोरी पर कारोबार हो रहा है। तो अगर हम ज्यादातर अगर बाजारों की बात करें तो वहां से मजबूती के ही संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए मिल रहे हैं। नेस्डेक ने डबल सेंचुरी लगाई है, आप ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार के लिए संकेत क्या है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना है, लॉन्ग करना हो या फिर शॉर्ट करना हो, ये जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम एफआईआईज के बारे में अगर हम आपको जानकारी दे दें कि एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग कैसी है, इसके बारे में पूछेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आंकड़े जो आए हैं एफआईआईज के 5 अप्रैल को 1659 करोड़ रुपए की एफआईआईज की तरफ से बाइंग आई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि 4-5 सत्र के बाद ये बाइंग का आंकड़ा है, लेकिन ये कैश मार्केट का है, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। डीआईआईज की बात करें तो करीब करीब वो रिवर्स होता दिखा है 2 दिनों से। 4 अप्रैल को करीब करीब 900 करोड़ रुपए की सेलिंग थी नेट, और 5 अप्रैल को 3370 करोड़ रुपए की सेलिंग हमने डीआईआईज की तरफ से देखी कैश में। लेकिन ओवरऑल एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग कैसी है डिम्पी, जरा ये बताइए, और किस तरह के संकेत आज मिल रहे हैं? देखिए, किसी तरह का कोई होल्डिंग में बदलाव नहीं है। 44% की लॉन्ग होल्डिंग्स है रिटेल के, माफ़ कीजिए डीआईआईज के पास। करीब 44-45% की रिटेल होल्डिंग, और माफ़ कीजिए होल्डिंग्स एफआईआईज के पास, और 54% है रिटेल। सब कुछ 4-4 है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 44 दोनों मेजर यानी कि एफआईआईज और डीआईआईज के पास है, 54 रिटेल के पास है। ये इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, किसी तरह की कोई चेंजेस में बदलाव नहीं है। पिछले 1 महीने से आप इसी रेंज में रखे हुए हैं। इस रेंज का हाई और लो भी बता देता हूँ आपको मैं। एफआईआईज टिपिकली 80% तक अपने आप को ले जाते हैं ऊपर, और 15% तक नीचे रखते हैं अपने आप को। कहने का मतलब है कि 15 और 80 के बीच में अभी आप खड़े हुए हैं। ये इवेंट से पहले मार्केट ने अपने आप को पोजीशनिंग कर रखा है। और अच्छा, आप बोलेंगे कि भाई एफआईआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव तो हो नहीं रहा पिछले 10-15 दिनों से, कुछ खास मेजर, तो फिर हम ऑल टाइम हाई क्यों लगा रहे हैं, बार बार बाजार चल क्यों रहा है? आप 2 चीज़ों से वजह है। पहला, आप बेच नहीं रहे, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा, आपको कोई शिकार नहीं मिल रहा जहाँ पे अपना माल उतार पाओ। क्या रिटेल्स को आप माल दे के अपना माल उतार रहे हो? बिल्कुल नहीं उतर रहा। रिटेल ने तो नो होल्डिंग्स, अपनी उसकी भी होल्डिंग्स नहीं बढ़ी हुई है। तो हो क्या रहा है, सिर्फ एक ही पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, वो चर्न कर रहा है। कभी आप देखते हो कि बैंक चलता है, कभी आप देखते हो कि आईटी चलता है, कभी आपको फील होता है आज तो मेटल लीडरशिप ले रहा है। ये आप फील कर रहे होगे कुछ दिनों से। वो इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मार्केट के अंदर जो पैसे का आता है वो एक सेक्टर को चला के फिर से मूव कर जाता है, फिर से दूसरी जगह चला जाता है, फिर आप उसको इग्नोर मार देते हो। इसलिए एफआईआईज की होल्डिंग, रिटेल की होल्डिंग और डीआईआईज की होल्डिंग में बिना कोई बदलाव के मार्केट ने इसी चर्निंग का बेनिफिट लेते हुए ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूं, ये होल्डिंग भी कम नहीं है। आप बहुत बड़े मेगा इवेंट के पास जा रहे हो, इसमें सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बदल भी सकते हैं, रिपीट भी हो सकती है, पूरी पॉलिसीज पैरालिसिस भी हो सकता है, चल भी सकता है और तेज़ भी। तो इसलिए एफआईआईज की होल्डिंग कम नहीं है। ये अगर बनी भी रहती है इतनी, तब आप और थोड़ा सा तेज़ देखोगे मार्केट को। कुल मिला के मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो ठीक ठाक है, संतुष्ट होने लायक के आंकड़े हैं। लेकिन अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। करीब करीब शुक्रवार को दिन के निचले स्तर से तकरीबन 100 अंकों के आसपास की रिकवरी देखी, और क्लोजिंग हमने देखी 22,500 के ऊपर की। तो डिम्पी, जो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करें, उनको क्या अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए, और जिनको नया लॉन्ग करना है, क्योंकि आज संकेत भी ठीक है, ग्लोबल भी क्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो क्या करें वो? देखिए, हमने तो कभी आपसे कहा ही नहीं कि अपने कॉन्फिडेंस को लो रखो, और हमने कभी भी नहीं आपसे कहा कि आप मार्केट को शॉर्ट करो। हमने कभी नहीं कहा कि अपनी पोजीशंस को आप एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। हमने जो कहा वो मार्केट के अंदर वैसे ही प्रूव होते हो, हम कर रहे हैं, आपके सामने प्रूव हो रहा है। अच्छा, ये इसमें हमारा कोई अपना एनालिसिस नहीं है, हम तो सिर्फ डाटा को देखते हैं, उस डाटा शीट को रीड करते हैं। इसलिए बहुत सारे मेहमान भी जो हमारे भी थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ जाएंगे, उन सब का भी यही व्यू पॉइंट था। ये सिर्फ मेरे इकलौते का नहीं है, बहुत सारे हमारे मेहमानों का भी ऑलमोस्ट यही व्यू पॉइंट है। इसलिए ईटी नाउ स्वदेश को देखना बहुत ज़रूरी है। कोई वन मैन आर्मी वाला गेम नहीं है बॉस, सिंपल सा है, ज्वाइंट एफर्ट्स के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए। निफ्टी के अंदर जिनके पास पोजीशंस है वो होल्ड करनी चाहिए। हमने आपको होल्ड कहाँ से कराना शुरू किया आप खुद जानते हैं। जब हम 21,500 के आसपास थे तब से, फिर हमने 21,800 के आपको टारगेट दिए, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करवा के 22,000 तक लेके आए। फिर आपको बोला नहीं 22,200 ज़रूर आएगा, 22,200 पे आपको बहुत समय लगा आने में। फिर आप 22,200 भी आ गए, फिर आप 22,500 भी आ गए। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर ध्यान देने वाली बात अब क्या है। 550 से 650 वाला एक रेजिस्टेंस का बैंड है, आपको अच्छे से समझ में होगा इस बारे में, और दर्शकों ने इसको अच्छे से नोटिस भी किया। अभी तक वो पार नहीं हुआ है, अभी तक वो पार नहीं हुआ है।
आपने कल सिर्फ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 1 पॉइंट का लॉस लिया है, 1 पॉइंट का, सिंगल पॉइंट का, यानी बाजार वहीं का वहीं है। ओपन इंटरेस्ट में भी कोई खास बड़ा बदलाव नहीं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी का उम्मीद से थोड़ा नीचे है। आपको नया फोर्स यानी कि 550 650 को तोड़ने के लिए नया ओपन इंटरेस्ट, नई ताकत चाहिए। वो हो सकता है बैंक निफ्टी से मिल जाए, बट फिलहाल के लिए नहीं है। तो इसलिए आपका रेजिस्टेंस वही है 550 से 650। आपके पास पोजीशन है, आपको लगता भी मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मेरा तो बहुत हो गया, तो आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं। और मैं इनके साथ हूं जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपको होल्ड करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना। आपको मैं 2 स्टॉप लॉसेस दे देता हूं। पहला एक ट्रेल का स्टॉप लॉस है 22,400 का, दूसरा एक सीरीज का स्टॉप लॉस है 22,300 का। अगर आप नए प्लेयर हैं, मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, तो कृपा करके महाराज अभी रुक जाइएगा। अभी थोड़ा या तो डिप की वेट करो, मना नहीं है आने के लिए, डिप की वेट करो। हमने डिप का वेट किया, हमको 22,300 में मिला, हम लेके बैठे हैं। अगर आपको भी मिलता है तो 22,300 के आसपास लोगे पोजीशन, ज़्यादा ठीक होगा। 550 600 का तो रेजिस्टेंस है, आप 500 पे प्लस करोगे, कमाओगे क्या? ठीक, तो आप थोड़ा सा डिप की वेट करो। नए वाले, पुराने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉफिट बुक करना प्रॉफिट बुक करो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मूव, जो उसे कहते हैं ना प्री इलेक्शन रैली, जिसको आप टैगिंग करेंगे, हेडलाइंस में डालेंगे प्री इलेक्शन रैली, प्री इलेक्शन रैली, वो 550 650 के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। उससे पहले जो आपको कहना आप कह सकते हो, हेडलाइंस में जो लिखना आप लिख सकते हो, लेकिन ये 550 650 के बाद ही एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर आएगा। और मेरा मानना है कि राउंड की प्रॉफिट बुकिंग में समझदारी है, वो कर लेनी चाहिए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, तो गिरावट पर खरीदारी ज़्यादा बेहतर होगी, थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपको खाने में मज़ा भी आएगा। डिम्पी, शॉर्ट वाले क्या करें, दूर रहें? बिल्कुल दूर रहे। हमने तो कभी आपसे कहा ही नहीं कि आप शॉर्ट करो। दूसरा, आपका कन्विक्शन शॉर्ट का बन भी रहा था, अगर आप हमको रेगुलरली सुन रहे हैं तो उस कन्विक्शन के अंदर हमने इतने छेद कर दिए थे कि आपका कन्विक्शन बचा ही नहीं होगा शॉर्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपने शॉर्ट कर रखा, एक पॉइंट मैं और बोलूंगा, अगर मैं यही बात बोल रहा हूं कि 550 650 रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये बात आपके मन में भी चल रही होगी, जब रेजिस्टेंस एरिया है तो क्यों ना यहाँ पे शॉर्ट कर दिया जाए। अगर कोई आदमी यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा है तो मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि 100-150 पॉइंट, जिसकी मैं डिप की बात कर रहा हूँ, उस डिप में 100-150 पॉइंट वो कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से पक्ष में नहीं हूँ। अगर आपको 100-150 पॉइंट कमाने आते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा के, अपने आप को बिल्कुल क्रूअल बना के, बिल्कुल भावनाओं से रहित करके, भावना रहित अपने आप को बना के लेवल के हिसाब से करोगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। आई रिपीट, 22,300 का टारगेट होगा अगर जो शॉर्ट करना चाहता है। 22,550 से 600 के बीच में शॉर्ट करना, सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना। अगर आप बोलोगे सर हम ऐसे नहीं कर सकते, 200 पॉइंट और 50 पॉइंट इतना हमारे में दिमाग नहीं है, तो बिल्कुल मत करो। तो फिर बिल्कुल मत करो, बाइंग ऑन डिप करो, जिसके बारे में हम हमेशा से आपको बताते आए हैं कि बाइंग ऑन डिप करना 10 में से 9 बार 8 बार आप सक्सेस हुए हो। इक्का दुक्का कभी आ गया, आगे पीछे हो गया तो हो गया हो, अदरवाइज आपकी रेशो बहुत अच्छी चल रही है। तो इसलिए शॉर्ट वालों की हमारी तरफ से मनाही है। अगर फिर भी अड़े हुए हैं तो हमने लेवल्स भी शेयर कर दिए। ठीक है, शॉर्ट वालों के लिए मनाही है, लेकिन अगर आप बिल्कुल करना ही है तो फिर आपके लिए लेवल भी शेयर कर दिए गए हैं। निफ्टी बैंक पर आते हैं। लगातार दूसरे हफ्ते डिम्पी हमने निफ्टी बैंक में बहुत शानदार तेजी देखी है, अब रिकॉर्ड स्तर के आसपास है। पिछले हफ्ते की बात करें, करीब 2% के आसपास तेजी, करीब 1000 अंक चला है निफ्टी बैंक। तो लॉन्ग वाले क्या तैयार रहें नए हाई के लिए निफ्टी बैंक में, और क्या नया लॉन्ग भी करना है निफ्टी बैंक में? देखिए, शुक्रवार को अगर आपको हमारी कमेंट्री याद होगी तो हमने डंके की चोट पे बोला था कि हमको पूर्ण यकीन है कि हो सकता है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा दे। उस समय बाजार खुला नहीं था, उस समय बाजार के अंदर गिरावट थी, उस समय बाजार एक गैप डाउन कर रहा था। उसके बावजूद भी हमारा कॉन्फिडेंस हाई था, जस्ट बिकॉज ऑफ डाटा एंड डाटा रीडिंग। उसके हमसे समझ में आ रहा था कि नहीं, बैंक निफ्टी अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे भी दे तो आपको प्लस जरूर करना चाहिए। और उस दिन भी हमने ये बात रखी थी कि अगर आपको जो डिप मिल रहा है, अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं पहले कौन सा ट्रेड लूंगा, तो मैं बैंक निफ्टी लूंगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना, कैचअप रैली किसके कहते हैं। निफ्टी का पॉइंट है एक लॉस का, निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के पास 450 पॉइंट का गेन सेम डे आया। क्या HDFC की वजह से आया? यस। क्या कोटक की वजह से आया? यस। क्या ICICI और एक्सिस ने हेल्प की? यस। तो क्या सरकारी बैंकों ने भी हेल्प की? यस। तो सबका ज्वाइंट वेंचर ऐसा था कि पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी ने लाल निशान का मुंह नहीं देखा, और बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से अपने आप को प्लेस किया। 48,000 के ऊपर प्लेस होते ही इसने सिग्नल दे दिया था कि 48,500-600 की तरफ जाएगा और ऑल टाइम हाई लगाएगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस भी था और ये डाटा भी था जो हमने आपके साथ शेयर भी किया था। आज गैप के साथ मार्केट खोलेगा, ऑल टाइम हाई लगाएगा। अब अगर आपको बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं क्या करूं अगर मेरे पास बैंक निफ्टी पड़ी हुई है, तो कृपानाथ आप चाहें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले।
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऑल टाइम हाई के पास प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि जो पुट कॉल रेशो है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी चीज़ें महंगी हुई हैं, थोड़ी सस्ती चल रही हैं, उस हिसाब से 1.32 चल रहा है। 48,636 का ऑल टाइम हाई है, मार्केट गैप के साथ दिखाएगा, थोड़ा बहुत और ड्रैग भी लेके जा सकता है, लेकिन अगर एक राउंड की आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है बैंक निफ्टी में तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बैंक निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, मैं तो बना रहूँगा, बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेकिन 48,200 300 का फिर आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डालना होगा। ये बात आप ध्यान रख लेगा। बिल्कुल नियर बाय का डालना चाहते हैं, फिर 48,500 का डालना होगा, उसके कटने की प्रोबेबिलिटी हाई है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। सिर्फ ये पॉइंट है मेरा कहना, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाते थोड़ा महंगा होगा। दूसरा, जिनको नया आना है, जो आज जागे हैं बैंक निफ्टी के लिए, उनके लिए कृपा करके मना है, वो ना आए, क्योंकि इस रेशो पे आके थोड़ा रेशो उनके फेवर में नहीं है। आप जो पॉइंट कमाने जा रहे हैं उतना तो पॉइंट का जोखिम आ जाएगा, तो इसलिए आपका रेशो 1:1 का बनता है। आपको किसी भी डिप की वेट करनी चाहिए। डिप कहां तक आ सकता है? 48,300 तक आ सकता है। 48,000 का एक सीरीज का स्टॉप लॉस भी आप लगा के चलो, और आपका जो नया टारगेट होगा, पहला आज ऑल टाइम हाई 48,636, उसके बाद फिर 48,800, भगवान ने चाहा तो 49,000 भी आएगा। और अगर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, सृष्टि को अच्छे से याद होगा, हमने ये बात भी कही हुई है कि 50,000 का बैंक निफ्टी में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जल्दी देख सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और प्रॉफिट बुकिंग सीवियर नहीं हुई, डाटा खुलने के बाद भी स्ट्रांग बना, तो आप ट्रस्ट मानेगा इसी अप्रैल के अंदर भी आपको 50,000 बैंक निफ्टी दिखाने की कैपेसिटी रखता है। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हमने तब भी आपको बोली थी जब 46,000 का इंडेक्स था। आज 48,000 के इंडेक्स पे भी हमारा यही कॉन्फिडेंस आई है, क्योंकि बैंक निफ्टी को जो करके दिखाना है वो करके दिखा रहा है आपके सामने। ठीक है, लेकिन 46,600 से लगातार हमने तेजी देखी है, 1,800 पॉइंट्स की, 1,800-1,900 पॉइंट्स की, 2,000 अंक ऑलमोस्ट। डिम्पी आप भी कह रहे हैं कि अब जब नया रिकॉर्ड हाई बनेगा थोड़ा महंगा हो जाएगा निफ्टी बैंक, तो क्या शॉर्ट वाले वहां आकर थोड़ा सा कुछ उनके लिए मौके बन सकते हैं? देखिए, जो हार्डकोर प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए मौके बन सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल नहीं है, जिनको ये पता है कि मेरे को सिर्फ लेके और फिर मैं 2-4 काम और करूंगा, मैं सारा समय स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता, उनके लिए मना है। और हमने कई समय से आपको कहा है, और हमने ये बात भी बोला है कि बैंक निफ्टी को बुरा लगता है जब आप एक ही महीने के अंदर निफ्टी के 3-3 बार ऑल टाइम हाई चलाते हो, बैंक निफ्टी को एक बार भी नहीं चलाते। तो बैंक निफ्टी रिवेंज मूड में है, ये बदला लेने के मूड में है, इसलिए इसके पास इस तरह की तेजी है, और ये बदला लेने के मूड में हो सकता है नीचे नहीं भी आए। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो जो प्रोफेशनल है, हार्डकोर प्रोफेशनल लोग हैं, मैं सिर्फ उनके लिए कैवेट दे सकता हूं कि भाई ऑल टाइम हाई के आसपास आओ, इसको 48,800 तक ड्रैग मारने देना। 48,800 पे फटीक आ जाएगा, थकावट आ जाएगी, इसमें 48,800 के आसपास आके शॉर्ट करना, आपका टारगेट आपको 400-500 पॉइंट मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का काम है। जो सीधा सपाट काम करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल मना है। हमारी तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहें। नए वालों के लिए दोनों के लिए डिप की वेट करनी होगी, क्योंकि ये गलती आपकी है बॉस, आप पहले आए नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि अब आप जागोगे और पुराने वालों के बराबर प्रॉफिट लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको दोनों को तो वेट करना होगा, और मैं आज शुरुआत में ही आपको बैंक निफ्टी की ऑल टाइम हाई की बधाई भी दे देता हूं। ठीक है, ऑल टाइम हाई के लिए कमर कस लीजिए, टेक ऑफ होने वाला है। लेकिन गेस्ट को भी जोड़ेंगे और उनसे एक व्यू भी लेंगे बाजार को लेकर, और तमाम कमाई वाले शेयर तो हम जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये बता देते हैं कि एफएनओ के बैन वाले शेयर्स कौन से हैं। और नया एडिशन है सिर्फ बंधन बैंक का, कोई बाहर नहीं आया है। पहले 3 शेयर थे, अब वो 4 हो गए हैं। हिंद कॉपर, सेल, जी भी बैन में है, और बंधन बैंक, जी को लेकर भी खबर है, बंधन बैंक को भी लेकर खबर है कि बंधन बैंक से चंद्रशेखर घोष ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। और जी को लेकर खबर यह है कि वर्कफोर्स में 15% की कटौती कर रही कंपनी, इसका प्रस्ताव दिया था एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका ने। बैंक के बारे में सिर्फ मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, क्योंकि एफ&ओ बैन में भी आ गया, इसके साथ खबर भी है, और ये बैंक निफ्टी का कंपोनेंट भी है। तो थोड़ा सा बंधन बैंक ही इकलौता ऐसा चीज है जिसपे हमको आज थोड़ा सा डाउट है, अदरवाइज हमारे लिए नीट एंड क्लीन पोजीशन है। ठीक है, चलिए सृष्टि के पास चलेंगे और सृष्टि मेहमानों से कनेक्ट कर देंगे, और उसके उनसे बाजार पर भी व्यू लेंगे, और कमाई वाले शेयर भी जानेंगे। जी बिल्कुल, चलिए अब आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की रणनीति बता दी गई है, खास तौर से डेटा पॉइंट्स जहां पे आपको रखनी है नज़र, कहां पे आप स्तर पे ऐड कर सकते हैं, और साथ ही आज के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति। ऑल टाइम हाई शायद लगता हुआ दिखे निफ्टी बैंक की, तो उस पर रहेगी नज़र। पर इस बीच स्वागत करते हैं हमारे 3 खास मेहमानों का,
और अब समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो कहां देख रहे हैं और कहां आज है आपके लिए कमाई की रणनीति। स्वागत करना चाहेंगे सोनी पटनायक, प्रशांत सावंत और साथ ही मितेश पांचाल का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सोनी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज की कौन सी है आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, डिम्पी जी, अभिषेक जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। देखिए, पहले बिकॉज बैंक निफ्टी काफी अग्रेसिवली यहाँ से मुझे लॉन्ग लग रहा है। इनफैक्ट रोल ओवर के टाइम से ही हमको काफी अच्छा लग रहा था बैंक निफ्टी में। एक अप्रैल सीरीज में टारगेट भी मैंने आपसे इनिशियली डेज पे शेयर किया था, 49,500 50,000 टेस्ट कर सकता है अप्रैल सीरीज में। अभी भी वो टारगेट्स काफी इंटैक्ट है। सो इसी बेसिस पे पहला ट्रेडिंग कॉल रहेगा एक हैवी वेट फ्रॉम बैंक निफ्टी स्पेस, वो है एसबीआई। एसबीआई में हमने देखा है कि काफी बार उसने कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। फ्रॉम 780 790 हाई से 730 के पास एक बार करेक्ट हुआ था, वहां से दोबारा बाउंस कर रहा है और यहाँ से मुझे लगता है कि 730 का एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट बन गया है। सो एसबीआई करंट लेवल से बाई कर सकते हैं। अगर आपको हल्की सी भी डिक्लाइन नजर आती है टुवर्ड्स 750, आप वहां तक भी बाई कर सकते हैं। एक अच्छे से पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग बिल्टर पोजिशंस भी बना हुआ है, अच्छे रोल ओवर्स भी हुए हैं टू अप्रैल सीरीज। तो एसबीआई 730 स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 800 810। सो ये रहा पहला पिक। दूसरा पिक रहेगा केमिकल पैक में से। केमिकल्स में हमने देखा है कि काफी टाइम से एक अच्छे मोमेंटम पे चल रहा है एंड इनफैक्ट पोजीशंस फ्रेश बन रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग बिल्टर पोजीशंस बन रहे हैं। एंटायर पैक में बहुत टाइम के बाद एक वो शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं सिस्टम से और फ्रेश पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। सो केमिकल स्पेस में से हम देखेंगे यहाँ पे एंटायर पैक में से जीएनएफसी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सो जीएनएफसी हम देखेंगे 700 के ऊपर क्लोज दिया है। यहाँ पे एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकआउट आया है बिकॉज उसने 700 के ऊपर क्लोज भी दिया है। 680 स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। 750 टारगेट है। तो एसबीआई यहाँ पे रखिए नज़र, क्योंकि आज बैंक निफ्टी पे ज़रूर नज़र रहेगी और पीएसयू बैंक में से लीडर एसबीआई, यहाँ पे सोनी का भरोसा कायम है। 800 810 के टारगेट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं, 730 का स्टॉप लॉस लगाना है और केमिकल स्पेस पे भी नज़र रखिए, ऐसी राय आ रही है सोनी की तरफ से। जीएनएफसी उनमें से काउंटर है जहाँ पे उनके दिए गए लक्ष्य और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे है। पर प्रशांत, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे हैं आपके ट्रेडिंग आइडियाज़। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि, अभिषेक जी, डिम्पी जी एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे जो दो स्टॉक जहां मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में अच्छा अट्रैक्शन आ सकता है, फर्स्ट पिक होगा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। यहाँ एक अच्छे डिप आई है, तो 165 के जस्ट नीचे स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के हम 180 का टारगेट रखेंगे। अगर 180 के ऊपर क्लोज मिले, मेरे हिसाब से 185 188 तक भी ये जा सकता है। तो ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक होगी हेवल्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम भी पिकअप हो रहा है, तो 1525 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के हम 1600 का टारगेट रखेंगे 1600। ठीक है, तो ये एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और हैव्स, ये दो शेयर और दोनों के दोनों खरीदारी के प्रशांत जी की तरफ से भी। मितेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर कौन से हैं सर? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और टू द पैनलिस्ट और दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। 3 शेयर हैं जो सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है नाइका। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे नाइका की, तो 152 के ऊपर एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड कंफर्म हुआ है और हमें लग रहा है कि दिस इज नथिंग बट अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड। तो नाइका में 168 150 पे खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 152.50 का और टारगेट यहाँ पे रहेगा 188.75 का। दूसरा है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री में 4200 के ऊपर वीकली और मंथली चार्ट के कॉम्बिनेशन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। सो 4356 के ऊपर सुप्रीम इंडस्ट्रीज खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3915 3915 और टारगेट रहेगा 4791। और तीसरा जो स्टॉक है वो टीम लीज है। टीम लीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है बिटवीन 2800 और 2900 और 2918 के ऊपर 80 के ऊपर डेली और वीकली चार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। तो टीम लीज में 3049 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2745, टारगेट रहेगा 3354।
ठीक है सर, आपके सारे ट्रेड मेरे को दिख गए हैं। मैं टीम लीज को ही देख रहा था एक्चुअली कि वहाँ पे किस तरह का मोमेंटम है। बहुत बढ़िया एक चार्ट है, एक 200 दिनों के एवरेज पे बेस बना हुआ है और उसके बाद ये 50 दिन के एवरेज को पार भी करके आया। मैं सभी मेहमानों का एक बार आपको वापस से ट्रेड बता देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। पहले सोनी की कॉल से शुरू करते हैं। सोनी ने एक बैंकिंग का लीडर दिया है SBI। देखिए HDFC और SBI दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है और ये ना केवल बैंक निफ्टी को तेज़ी से ऊपर लेके आता है बल्कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं दोनों। अपने आप में इंडिविजुअल चार्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं हम। तो SBI और HDFC। दूसरा, इनकी कॉल सिर्फ SBI, हाँ क्लियर कर दूं। दूसरा है GNFC, केमिकल्स के अंदर टर्न अराउंड हो रहा है। एक शेयर हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, भगवान की कृपा से वो चल गया। प्रशांत जी, आपको याद है आपसे मैं पूछता था कि हमारा ही शेयर नहीं चलता इस दुनिया में, पूरा बाजार चल गया, ऑल टाइम हाई चल गया, टाटा केमिकल नहीं चला। सर वो टाटा केमिकल चल गया सर, वो आपको बधाई हो, उसके 3% ऊपर आ गया। प्रशांत जी सुन रहे हैं ना आप? जी जी डिम्पी जी, तभी भी मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेटली ये मैंने रेकमेंड भी किया है क्लाइंट्स को, जब तक ये 1070-75 जोन के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, ये कंफर्टेबली 1150 जाएगा। उसके ऊपर क्लोज हो तो नेक्स्ट लेवल सीधा 1250-1300। 1150 के ऊपर क्लोजिंग अभी बाकी है, मुझे लग रहा है ये होने के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग है वो डेफिनेटली इस काउंटर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर प्रशांत जी की मेरी तरफ से दे देता हूँ। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ये शेयर दिलवाया हुआ है, हमारे साथ भी चार्ट साझा हुआ था, हमने खुद भी इसको नोटिस किया था और आपके सामने बात रखी थी। खैर, मैं प्रशांत जी की कॉल्स बता देता हूँ आपको। L&T होल्डिंग्स है और हेवल्स है, ये 2 सौदे और हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, सर की तरफ से दिए गए हैं। मितेश पचाल के सिस्टम और मेथड कह रहे हैं नाइका, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और साथ ही टीम लीज, ये कुछ एक शेयर और भी हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। कुल मिला के मितेश जी के ज़्यादातर शेयर आपको थोड़ा कैश में से मिलेंगे, तो हमने सारे के सारे ट्रेड आपके सामने रख दिए। उम्मीद करते हैं सबका अच्छा बेनिफिट पहले भी मिल रहा होगा, आज भी मिलेगा आपको। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं 2 हिस्सों के लिए। पहला, एक तो बिजनेस अपडेट देंगे और दूसरा खबरों वाले शेयर्स बताएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए सर, आज के पहले बिजनेस अपडेट दे दीजिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले टाइटन फोकस में रहेगा। चौथे तिमाही के जो अपडेट आए हैं, स्ट्रॉन्ग अपडेट देखने मिली। ज्वेलरी सेगमेंट में 18% का ग्रोथ देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कैरेट लेन का सेगमेंट भी एक अच्छी परफॉर्मेंस की है। गोदरेज कंज्यूमर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। जो कंसोलिडेटेड बेसिस में जो वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ पे हाई सिंगल डिजिट का एक्सपेक्टेशंस है और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो मिड सिंगल डिजिट आ सकती है, यानी कि लगभग 3 से लेकर 7% तक। इंडिया ऑर्गेनिक बिजनेस में भी एक अच्छी जो है कमेंट्री देखने मिली है। अदानी विल्मर के अलावा नाइका के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि एडिबल ऑयल्स और फूड बिजनेस दोनों में एक अच्छी जो है डिलीवरी आई है। और नाइका की बात करें तो जो GMV होती है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जो हम लोग स्टार्टअप्स में करते हैं, इसका रेवेन्यू कह सकते हैं एक टाइप से, वो ऑलमोस्ट अर्ली 30s में आए हैं और ये जो रेंज है कंसोलिडेटेड बेसिस पे आया है। और जो BPC सेगमेंट होती है, जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट, वहाँ पे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में बात करता हूँ, रियल एस्टेट कंपनी है NCR रीजन भी, जहाँ पे प्री सेल्स 240% बढ़ा है और वित्त साल 2024 की बात करें तो वहाँ पे ये आंकड़ा 112% का आ रहा है। कलेक्शंस में भी सुधार और रियलाइजेशंस में भी इम्प्रूवमेंट आई है। BFSI स्पेस में 2 अहम जो है Q4 अपडेट्स है जो हमने पिकअप किए, जहाँ पे शानदार नतीजे देखने को मिले हैं ऑपरेशनली। वो है छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, यहाँ पे डिसबर्समेंट 17% भागा है, AUM 35% गया है और ओवरऑल आप कहेंगे जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आई है। और आखिर में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लूँगा, यहाँ पे एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में ही एक अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है और ओवरऑल एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये कुछ चुनिंदा Q4 अपडेट्स हमने लिए हैं जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ओवरऑल देखने मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। ये Q4 अपडेट्स की लिस्ट सामने रखने के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे ये जानने के लिए कि खबरों वाले स्टॉक्स कौन से फोकस में हैं। पर उससे पहले आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट निकुंज की नज़र में। तो चलिए, अब हमारे साथ ET नाउ और ET नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज, वेरी गुड मॉर्निंग। नया हफ्ता है और कई सारी खबरें हैं जिन पे फोकस रहेगा। सबसे पहले तो आपसे इस बार विप्रो पे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए अब हम IT की अर्निंग्स की बात कर रहे हैं
और विप्रो ओवर द वीकेंड न्यूज़ आई कि टॉप मैनेजमेंट का चेंज हो गया है, विप्रो काफ़ी एक अंडर परफॉर्मर भी रहा है पूरे आईटी स्पेस में। सर, ये जो चेंज है इसे एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैसे देखा जाए? क्या आप इस चेंज को पॉजिटिव मान रहे हैं और क्या ये मौका रहेगा विप्रो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में एंट्री लेने का? देखिए, अंडर परफॉर्मिंग रहा इसलिए सीईओ का चेंज हुआ है। कारण समझते हैं, कारण क्या था भाई? कारण क्या है कि यहाँ हेनरी साहब को बोला गया कि भाई हम आपका टर्म एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसका सबसे प्रमुख कारण था दैट विप्रो ने पिछले 5 साल के अंदर मात्र 1 या 2 साल बहुत अच्छी ग्रोथ एग्जिबिट करी है। पूरे सेक्टर के अंदर कोविड के बाद हमने देखा किस प्रकार का उछाल आया था। पूरे कोविड के बाद हमने देखा था कि एआई को लेकर ये कितनी अडेप्टेबिलिटी बढ़ी थी। वहाँ पर विप्रो को मार पड़ी है, वहाँ पर विप्रो ने बढ़िया काम नहीं करा है। विप्रो के लिए हमेशा बड़ी समस्या यह रही है कि विप्रो के अंदर एक बहुत स्टेबल टेन्योर किसी भी सीईओ का नहीं रहा है। टीसीएस में आप बात करें, रामोदराई साहब, चंद्रा जी, राजेश, बढ़िया टेन्योर रहा है उनका, 5 साल से ज़्यादा रहे हैं। उन्होंने बुनियादी चेंजेस करे हैं। इन्फोसिस की आप बात करें, एक विशाल सिक्का के एपिसोड को आप हटा दे तो पहले मूर्ति साहब, फिर नंदन, फिर कृष्ण गोपाला कृष्णन, उसके बाद शिबूलाल, उसके बाद विशाल सिक्का और उसके बाद सलिल पारिक। क्या बेहतरीन सीईओ का टेन्योर रहा है जिन्होंने चेंजेस कर रहे हैं। देखिए, हर बिजनेसेस में ऊंच नीच होती है, मगर जब सीईओ स्टेबल रहता है तो बड़ी कंपनीज हमेशा उन ऊंच नीच के बिजनेसेस को से बचा करके निकाल देती है। विप्रो में एक वही बड़ी समस्या रही है। सेकंड, मुझे नहीं लगता कि विप्रो के शेयर में भी आपको एक्साइटेड होना चाहिए, बिकॉज चेंज जो हो रहा है, एक इंटरनल कैंडिडेट आ रहा है, कोई बहुत बड़ा स्टार सीईओ तो नहीं लग रहा है आ रहा है अभी। तीसरा, क्या सीईओ चेंजेस समस्याएं चेंज हो जाएंगी? मैं कहता हूं भी हमेशा जो कारण अंडर परफॉर्मेंस का है, क्या वह एक इंटरनल कैंडिडेट ठीक कर सकता है? अगर ठीक कर सकता है तो भाई अभी तक ठीक क्यों नहीं करा? तो विप्रो मेरे हिसाब से एक वेट एंड वॉच के मोड में है। यहाँ पर अभी दिल्ली बहुत दूर है, काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी समय तक मार्केट वेट करेगा। स्टॉक सस्ता है, इसमें बायबैक होता रहेगा तो गिरावट ज़्यादा नहीं आएगी। मगर जस्ट बिकॉज सीईओ हैज चेंज, क्या स्टॉक लेना चाहिए? अभी नहीं लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमेशा मार्केट एक्साइटेड हो जाता है जब नया सीईओ आएगा, इंटरनल कैंडिडेट आ रहा है, उसकी वजह से क्या चेंज हो जाएगा। आई थिंक ऐसा नहीं होगा। टाटा टेक महिंद्रा में हमने एक उछाल देखा था जहाँ पे जोशी साहब, इन्फोसिस के जो स्टार थे, वह मोहित जोशी आई थिंक उनका नाम था, वह इधर आए, टेक महिंद्रा के स्टॉक में उछाल देखने को मिला। मुझे नहीं लगता है विप्रो में ऐसा होने वाला है। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। ये मैनेजमेंट चेंज वाली जो खबर है, आपसे जरा बंधन बैंक के बारे में भी जरा व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर घोष ने भी इस्तीफा देने का फैसला किया है। हालांकि एडवाइजरी रोल में, स्ट्रेटजिक रोल में वो बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी तो सेम केस है। बंधन बैंक का जो अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है पिछले 5 से 6 साल में, वो सही रहा नहीं है। हालांकि जेफरीज ने अंडर परफॉर्म किया है, शेयर पर रेटिंग दी है, टारगेट भी कट किया है। आप इस चेंज को कैसे देख रहे हैं? नहीं, यह थोड़ा एकदम उल्टा है अभिषेक, और मैं समझाता हूँ। घोष साहब बंधन बैंक के कर्ता धर्ता हैं, वो फेस ऑफ बंधन बैंक के, वो फाउंडर हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने नहीं बोला था कि भाई मैं 3rd टर्म एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ। हमें लगता है कि जो, और अचानक उन्होंने बोला मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो और वो बैंक से फिर भी जुड़े रहेंगे, तो क्या उनको रेगुलेटर से कुछ हिंट मिला है कि भाई हम आपका 3rd टर्म एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं? या फिर इंटरनल बैंक्स के कार्यकाल या अंडर परफॉर्मेंस को लेकर के शायद कहीं पर आरबीआई ने कुछ ऐसा इंडिकेशन उनको दिया है? कुल मिलाकर के आई डोंट थिंक बंधन बैंक वॉज prepared for this kind of a news where Mr. Ghosh will not come back in his 3rd tenure. अब इसके क्या नियर टर्म इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, नियर टर्म में बंधन बैंक, अभिषेक जैसा आपने बताया, अंडर परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ नॉट रियली लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट अ बैंक इट वॉज। जब ये पब्लिक हुआ था, उसके बाद इसके अंदर इट हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बैंक्स इन एशिया। इस प्रकार से मार्केट इस बैंक को, इस फ्रेंचाइज को लेकर के एक्साइटेड था। मगर आप देखिए, जो भी ऊंच नीच हुई है, जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए इकोनॉमी के अंदर, माइक्रो फाइनेंस में जो ग्रोथ हुई है, उसमें बंधन बैंक पीछे रहा है और एनपीए की इसकी लगातार कंसर्न्स थी। तो ऐसे समय में अगर घोष साहब डिसाइड कर चुके हैं कि वह नहीं इस सीईओ 3rd टर्म के लिए आएंगे, तो मार्केट बोलेगा अब कौन आएगा, क्या ये अच्छा समय है जाने के लिए? अगर जा रहे हैं तो उसके बाद बैलेंस शीट का क्या होगा? आर देयर एनी स्केलेटन्स इन द कबर्ड जो आने वाले सीईओ बनाएंगे? क्या एक इंटरनल कैंडिडेट आएगा, एक्सटर्नल कैंडिडेट आएगा? इन चीज़ों की वजह से नियर टर्म में अभिषेक एक असमंजस में शेयर होल्डर आ जाता है। दूसरा, आप सेक्टर की बात करें अभिषेक, तो सेक्टर इस प्रकार के इस अभी बुल रन में है। मैं डेटा पॉइंट्स देख रहा था स्मॉल फाइनेंस बैंक के, बैंक की क्रेडिट ग्रोथ के, Q4 अपडेट्स के। ये सेक्टर एक
बहुत ही अच्छे फेज से इस समय गुजर रहा है। तो आप एक शेयर होल्डर है तो आप बोलेंगे भाई डू आई रियली इन्वेस्ट इन ऑल अनसर्टनिटीज़? घोष साहब एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके बाद क्यों उनके जगह कौन आएगा? क्या कुछ एनपीए कंसर्न्स आ सकती हैं? क्या रेगुलेटर ने कुछ बोला? क्या ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता है? तो मुझे लगता है कि लॉट ऑफ investors now may decide to stay away from Bandhan Bank till the time there is no clarity in where the leadership will be headed. निकुल से गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ बंधन से हट के थोड़ा और ऊपर आना चाहता हूँ, पूरे बैंकिंग पे ही एक व्यू पॉइंट आपसे लेना चाहता हूँ। आज ऑल टाइम हाई लगेगा सर बैंक निफ्टी का, और ये 3 महीने के बाद लग रहा है। निफ्टी ने इस 3 महीने के अंदर कम से कम 8 बार अपना ऑल टाइम हाई को बनाया, 10-10, 20-20 पॉइंट करके और बनाता गया। तो लेकिन आज बैंक निफ्टी 3 महीने के बाद बना रहा है। बैंकिंग पे आपका टेक क्या है सर? दोनों पे, सरकारी और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट बैंक्स। देखिए, जो सेक्टर है इस समय एक अच्छी फेज से गुजर रहा है। एनपीएस कम है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, लायबिलिटी को लेकर के जो समस्या आई थी वो बड़ी नहीं लगती है, रेगुलेटरी इंटरवेंशन अभी कोई बड़ा दिखता नहीं है, बैंक्स की बैलेंस शीट ठीक है, उनके पास कैपिटल टू लेंड है, एनपीए कंसर्न्स बहुत रिटेल और कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं है। अगर आप एक मार्केट के अंदर टटोलें तो इस मार्केट के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये बोलने के लिए क्या सस्ता है और क्या अच्छा है। तो लार्ज कैप बैंक्स उस कैटेगरी में आ रहे हैं जो कि सस्ते हैं और अच्छे हैं, सिर्फ लार्ज कैप बैंक्स। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स विल स्टार्ट से देयर इज अ स्कोप फॉर एचडीएफसी बैंक टू आउट परफॉर्म, there is definitely a scope for ICICI Bank to outperform. There is definitely a scope for IndusInd Bank to outperform. तो कुल मिलाकर के जो बड़े बैंक्स हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। सरकारी बैंक्स अभी वो एक क्रेडिट फेज उनके अंदर अच्छा है, लायबिलिटी ठीक है, मगर इनके अंदर जो गिरावट जो मिस प्राइसिंग थी, जो वैल्यू थी, अब प्राइवेट बैंक्स अब सरकारी बैंक में नहीं है। मगर क्योंकि सरकारी बैंक्स में मोमेंटम अच्छा है, इस समय सीईओ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कैपिटल अच्छी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ एनपीए कंसर्न्स रेज नहीं कर रहा है, इनकी रीच अच्छी है, तो मुझे लगता है वह भी आउट परफॉर्म करेंगे। एनबीएफसीज में थोड़ा बच कर रहे हैं बिकॉज लिक्विडिटी अभी सिस्टम में ज़्यादा नहीं है। एनबीएफसीज हमेशा बैंकों से पैसा लेती हैं और वो लेंड करती हैं, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ब्याज दर में जब तक परिवर्तन नहीं आता है एनबीएफसी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। सिलेक्टिवली एनबीएफसी को आप देख सकते हैं। फिर बात आती है छोटे बैंक्स की। मेरा हमेशा मानना है कि जब लार्ज कैप बैंक सस्ते हैं तो अब छोटी की तरफ क्यों जाऊं, बिकॉज द राइट टू विन इन द बैंकिंग सेक्टर हमने हमेशा देखा लार्ज कैप बैंक में। डिम्पी जी, जब हम छोटे थे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक था एसबीआई। आज भी अगर हम एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के वेले को हटा दे तो अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद हमने देखा एचडीएफसी बैंक किस प्रकार से बड़ा बना, उसके बाद हमने देखा कि कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक किस प्रकार से बड़ा बना है। कोई भी बैंक छोटे से बड़ा और बड़े से बहुत बड़ा नहीं हुआ है। तो जब आपको लार्ज कैप बैंक सस्ते मिलते हैं तो उसी पर नजर रखनी चाहिए। कुल मिला के आप वैल्यूएशन वाला पार्ट भी निकल के आ गया आपसे। आप ये कह भी रहे हैं कि कंफर्ट जो है वो कुछ बड़े बैंकों में है, निजी बैंकों में है, वहाँ पे ज़रूर पोजीशनिंग देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज के एनालिसिस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, जरा खबरों वाले शेयर्स भी आपके सामने रखने हैं। शरद हमारे सहयोगी हैं, वो आपको बता ही रहे हैं। शरद, बता दीजिए आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। जी बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे लगभग 140 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है प्रमोटर्स को इशू किए जाएंगे। लगभग 12% प्रीमियम पे है। 2075 करोड़ का जो है फंड इन्फ्यूजन होगा, और जो उसके कारण आदित्य बिरला ग्रुप का जो स्टेक है 17.5% से लगभग 20% हो जाएगा। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व दोनों ही कंपनीज फोकस में रहेंगे, क्योंकि जो उनकी आर्म है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उनका एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है 24 अप्रैल को, जहां पे वो डिस्कशंस करने वाले हैं उनको लिस्टिंग को लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंडेटरी नॉर्म्स किक इन कर गई हैं एनबीएफसी की आरबीआई, तो इसकी लिस्टिंग तो होगी। तो इसके कारण एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट अप्रैल 24 को रहेगा। नेस्ले इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो उनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने रॉयल्टी फ़ीस अपना बढ़ा दिया है। अभी 4.5% था, अब उसको बढ़ा के 5.25% कर दिया है। लेकिन ये जो है आप कह सकते हैं कि एक टाइप से स्टैगर्ड मैनर में अगले 5 साल में देखने मिलेंगे। इसकी ईपीएस जो इम्पैक्ट है उतनी बड़ी तो अभी दिखेगी नहीं, लेकिन जो लास्ट हाइक हुआ था अनाउंस वो 2013 में हुआ था। तो ओवरऑल सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है नेस्ले इंडिया के लिए, क्योंकि रॉयल्टी जो पेमेंट होती है उनके एमएनसीज को जाएंगे तो एक्सपेंसेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी फोकस में रहेगा। हालांकि स्टॉक में तेज़ी हमने ऑलरेडी जो एक अच्छी मूवमेंट देख चुके हैं। लगभग 4000 करोड़ रुपये रेस करेंगे प्रेफरेंशियल इशू से, और फ्लो प्राइस है 111 रुपये 50 पैसे का। इंपॉर्टेंटली जो बड़े नाम आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पल सेठ, जो रेयर एंटरप्राइज के, एम्बेसी ग्रुप, क्वांट म्यूचुअल फंड, पूनावाला फाइनेंस,
इन्होंने जो है सब्सक्राइब किया है। और इसके अलावा रेसिडेंशियल एसेट्स भी जो है अपने ग्रुप कंपनी से, जिसका एंटरप्राइज वैल्यू 1850 करोड़ रुपए, उसका भी डील हुआ है। एम्बेसी ग्रुप रिलेटेड एक और न्यूज़ फ्लो है जो इम्पोर्टेंट है। एम्बेसी पार्क्स REIT ने बोर्ड ने अप्रूवल दे दी कि लगभग 3000 करोड़ वो रेज कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। और चेन्नई के एसेट्स में भी एक बड़ी एक्विजिशन का ऐलान हुआ है। हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा जी। यहाँ पे जो है ऑफकोर्स हमने पिछले 2 से 3 हफ्ते में देखे थे बड़े रेजिग्नेशंस आ रहे थे बड़े बड़े पोस्ट से, और यहाँ पे MD और CEO ने प्रपोज किया है कि कंपनी लीन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कॉस्ट कटिंग होगी, उसके कारण 15% वर्कफोर्स की छटाई भी होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है जिसके कारण जी में भी फोकस रहेगा। तो ये खबरों वाले शेयर्स है जो आज दिन के ट्रेड में वॉल्यूम्स और न्यूज़ फ्लोज पे एक्शन देखने मिल सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे आई हैं खबरें, एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से भी उन पे चर्चा ज़रूर करेंगे। पर इस बीच अब स्वागत करना चाहेंगे गौरांग शाह का, जो कि अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ भसीन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भसीन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है मार्केट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सपोर्ट है। आज शायद निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई भी ओपनिंग में दिखा दे, और निफ्टी 50 तो फिर से एक बार ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट का सेटअप फिलहाल, और क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। और याद कर लो 46-47 पे कहा था बैंक निफ्टी न्यू हाई जाएगा। HDFC बैंक लीड करेगा और अब वो शुरू हो गया। तो 50,000 आ रहा है बैंक निफ्टी पे, और वो चाहे 2 दिन में आए या 4 दिन या हफ्ते में, वो पता नहीं मुझे, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म है। और जो अंडर परफॉर्मेंस था वो अभी था क्योंकि ऑफ HDFC बैंक जो अब आ गया है। और आप देख सकते हैं HDFC, कोटक, ICICI, तो PSU बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन लार्ज कैप प्राइवेट बैंक जो मैं पहले से भी कह रहा था कि आउट परफॉर्म है, वो होने चाहिए। सृष्टि, बाकी बाजार मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग्स से ज्यादा विश्लेषण आएगा, और अर्निंग्स कैचअप करेंगी या उसको डिस्काउंट करेंगी, ये देखना पड़ेगा। अभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको याद है मैंने आपको बड़ी जोर से इंडिया बुल 90, 100, 110 में कहा था। अभी भी मैं आज देखिए 7,000 करोड़ या 6,500 करोड़ की मार्केट कैप पे 4,000 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूजन, और वो भी सबसे मार्की नेम्स। एम्बेसी ने सबसे बड़ा स्टेक लिया है, और इनके पास जो है लैंड बैंक सेल्फ ओन्ड है, तो ये कोई इनको अक्वायर नहीं करना। अगर उसकी मोनेटाइजेशन हुई तो मार्जिन विल बी द हाईएस्ट। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया बुल रियल एस्टेट कैन बी अ ह्यूज मल्टी बैगर इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। 450-500 भी चले जाए 2 साल में तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो आप 1 साल में भी 300 का भाव देख सकते हैं इसमें आसानी से, क्योंकि अगर रियल एस्टेट में कोई लैग कर रहा था वो ये था बिकॉज ऑफ नो प्रमोटर। दूसरा, कैपिटल इन्फ्यूजन से जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ दिखती है, एंड आई थिंक जो लैंड बैंक है वो एक अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट है NCR एंड इन महाराष्ट्र। और आपको मैं ये रिपीटेडली ये शेयर कई दिन से ऑलमोस्ट 1 महीने से कहे जा रहा था। दूसरी मेरी फिर पिक होगी UPL, और मैंने उसके लिए आपको रीजन भी देखे कि अडवांटा की जो लिस्टिंग है, उसके जो बिजनेस मॉडल है ऑन क्रॉप सीड्स, वो अनबिलीवेबली वन ऑफ द बेस्ट है। साथ में जो इनके सनफ्लावर, कॉर्न और कनोला वाले बिजनेसेस हैं, दे हैव स्टार्टेड टू सी अपटिक। और मुझे कोई दो राय नहीं कि यहाँ से अगर बाजार ने चले ना चले, ये शेयर दोनों चलने चाहिए। आई थिंक UPL 570 का पहला भाव आपको बहुत जल्दी दिख सकता है। तो आई एम पुटिंग माय मनी ऑन इंडिया बुल रियल एस्टेट एंड UPL। हाँ, आपको कल की जो अपडेट थी वो मैं अभी भी उसमें मेरा बाय भी थी दोनों इस पे, और एक परसिस्टेंट सिस्टम जो मेरे को लगता है 21 तारीख को बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन आई एम पुटिंग माय मनी मोर ऑन इंडिया बुल रियल एस्टेट एंड UPL एज अ डिस्क्लोजर। ये हमारी कवरेज में भी है और हमारे क्लाइंटों पे इनमें पोजीशन भी है। ठीक है, तो ये 2 शेयर भसीन साहब की तरफ से, UPL और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग। आप जरा एक बार वोडाफोन पर व्यू दीजिए, क्योंकि इसमें प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप 2075 करोड़ रुपए डालने जा रहे हैं। हालांकि छोटी रकम होगी वोडाफोन के लिहाज से और उनकी ज़रूरतों के लिहाज से, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेंट दिख रहा है, कन्विक्शन दिख रहा है प्रमोटर की तरफ से कंपनी को चलाने के लिए और आगे ग्रोथ कराने के लिए? और क्या ये टर्न अराउंड वाली स्टोरी बन सकती है वोडाफोन यहाँ से?
हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। बिल्कुल, देखिए आप देख ही सकते हैं डेटा और किस तरह से एबिटा पे 42% मार्जिन आ गया था वोडाफोन का। इनका कोई डेट बैंक की तरफ से कभी उधार में रहा नहीं है। द ओनली डेट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्पेक्ट्रम एंड इंटरेस्ट चार्जेस, जो आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप प्रमोटर ही प्रीमियम पे माल डाल रहा है, चाहे 2000 करोड़ छोटी रकम है, लेकिन मुझे लगता है मार्की नेम्स विल कम इनटू दिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। स्टॉक विल परफॉर्म और नॉट, वो एकदम अर्निंग्स और कैचअप पे होएगा। लेकिन एज अ बिजनेस मॉडल 2.5 प्लेयर अभी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि डेटा कंजम्पशन किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, फिनटेक कैसे एक्सपैंड कर रहा है। मुझे कोई दो राय नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वोडाफोन कैन बी अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर। आपको याद है 11 वाला 18 गया, हमने खरीदवाया भी था, बुक भी कराया प्रॉफिट। और अब अगर कैपिटल इन्फ्यूजन आती है और कॉन्फिडेंस दिखता है, प्रमोटर क्या दे सकता है? कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने इंडिकेट किया था कि देयर कैन बी मोर कैपिटल इन्फ्यूजन, जिसके लिए उन्होंने ईजीएम में रेजोल्यूशन भी पास कराया था, और वो उसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। शॉर्ट टर्म में आई थिंक 13-14 रुपए में इट विल कंसोलिडेट, लेकिन मुझे लगता है लॉन्गर टर्म अगर आप 1-2 साल का व्यू रखें तो इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी बहुत एविडेंट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉन्फिडेंस हाई करवाने रखने के लिए और दूसरा अलग अलग स्टॉक्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े फटाफट से, जरा कुछ एक स्टॉक्स भी हैं वो भी पता कर लेते हैं। गुरांग सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। गुरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर एक ऐसी खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूँ जिसके प्रोडक्ट कुछ ना कुछ आपके पास होंगे ही। नेस्ले इंडिया पेरेंट कंपनी जो इसकी है नेस्ले, उसने रॉयल्टी फीस बढ़ा दी है 4.5 से 5.5% करीब कर दी है। सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सर अनम्यूट कर लीजिए गुरांग सर। गुड मॉर्निंग। क्षमा चाहता हूँ डिम्पी, वो थोड़ा म्यूट का बटन दब गया था। आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हाँ जी, नेस्ले बताइए। इंडिया के प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास ही नहीं, मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित काफी महानुभावों के पास होंगे, और मेरी उम्मीद है कि आपने भी इसका चयन किया होगा। इसी प्रकार की परिस्थिति कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले एचयूएल पर आई थी, जब यूनिलीवर जो इंटरपेरेंट कंपनी है, इन्होंने अपनी रॉयल्टीज बढ़ा दी थी। तो थोड़ा बहुत दबाव यहाँ पर आपको दिख सकता है आंकड़ों को लेकर के, लेकिन क्या ये लंबी अवधि के लिए नकारात्मक परिस्थिति होगी वो हमें नहीं लग रहा है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेस्ले इंडिया की, तो हमारे लिए अनिवार्य होगा कि डिस्क्लोजर देना। नेस्ले इंडिया पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और बहुत सक्षम और पावरफुल ब्रांड्स इनके पास है डिम्पी। और ये इन पावरफुल ब्रांड्स का जो सर्वोच्च स्तर है वो कई दशकों से इन्होंने बना करके रखा है। प्रतिस्पर्धा में काफी सारे प्रोडक्ट आए, लेकिन इनको हिला नहीं पाए। नहीं ये बात ठीक है, काफ़ी मुश्किलों के दौर से भी गुजरा था। एक समय ऐसा था जब मैगी को लेके काफ़ी कंसर्न्स थे, लेकिन फिर भी नेस्ले इंडिया बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है। आज भी 2500 का भाव है, लॉन्ग टर्म के वाला ही शेयर है और लॉन्ग टर्म पे ही है। एक ही स्टैंप लगाई, आपके दो स्टैंप एक साथ लग रहे हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा क्या लग रहा है। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म बाय, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बाय का एक स्टैंप अलग से बनवाई हुई है हमने। आप वो वाली ढूंढिए प्रोड्यूसर साहब, फिर वही स्टैंप लगाइए, ठीक है? क्योंकि आज आप बाय लगाएंगे तो ये हो सकता है गैप डाउन खुलेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय है, इसलिए लॉन्ग टर्म बाय वाली स्टैंप लगवाइए। आगे बढ़ते हैं। इंडियाबुल हाउसिंग, ये करीब 4000 करोड़ रुपया रेस करना चाहता है प्रशांत जी। इंडियाबुल रियल एस्टेट चल गया, हाउसिंग भी चलने को तैयार था, खबर भी आ गई है 111 रुपये के रेट पे रेस करेंगे पैसा। जरा बताइए सर क्या करना है इंडियाबुल हाउसिंग? पे अगर हम देखें तो ये काफी बार 185, 190 इस जोन पे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं वेट करूंगा कि एक बार 190 के ऊपर क्लोज कर दे। 190 के ऊपर क्लोज करने के बाद मेरे हिसाब से इसको कंफर्टेबली हम 175, 178 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 220, 225। ठीक है मितेश जी, जरा सिग्नेचर ग्लोबल आप चेक करना। इसका Q4 का अपडेट आया है कि प्री सेल्स इन्होंने 100% से ज़्यादा बढ़ाई हैं, 112% की बढ़ोतरी हुई है। कलेक्शंस भी बढ़कर 3000 करोड़ का नंबर पार कर गया। पॉजिटिव न्यूज़ है, बिजनेस अपडेट ठीक है। जरा एक बार सिग्नेचर ग्लोबल आप ये जरा चेक कर लीजिए।
नहीं, अगर सिग्नेचर ग्लोबल का चार्ट देखे तो 1250 से लगातार एक हार्ट ऑफ हार बॉटम बन रहा है स्टॉक्स में, और हमें लग रहा है कि बेस्ड ऑन आवरली चार्ट और डेली चार्ट एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड मिलेगा। हावेवर 1330 एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस हो जाए डिम्पी जी, तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो 1380 1420 के बीच में ट्रेड हो सकता है। तो 1330 के लिए वेट करना चाहिए। सो 1330 अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर क्लोज देता है तो उसके बाद 1280 के स्टॉप लॉस से उसको लिया जा सकता है। पहला टारगेट रहेगा 1380, दूसरा टारगेट रहेगा 1420। ठीक है, तो एक स्टॉक्स और हैं। सोनी, आपने जरा टाइटन का चार्ट खोल के रखो, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं उस पर, और साथ ही बिजनेस अपडेट के नंबर्स भी हैं। एक बार आप जरा टाइटन का चार्ट को रीड कर लो। इतने में मेरे सहयोगी गौरव जो है वो सारी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बता देते हैं, और पहला सवाल टाइटन का ही मैं आपसे पूछेंगे। एक बार आप चार्ट चेक कर लो, और गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे इस समय की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गौरव जी बताइए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 100 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए 28% का EPS CAGR हमें अगले 3 सालों में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उनका मानना है कि कहीं पे बैंक का ROA और ROE भी कहीं पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है आगे के सालों में, और इसी के लिए एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी सही वैल्यूएशन पे है अभी फिलहाल के लिए बैंक। उसके अलावा बात करते हैं टाइटन की, क्योंकि हमें Q4 के अपडेट्स मिले हैं टाइटन के, जहाँ पे हमने देखा कि एक ग्रोथ देखने को मिला था कंपनी में, जो कि ज्वेलरी बिजनेस की वजह से देखने को मिला था। उसके अलावा सेम स्टोर ग्रोथ भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है कंपनी का। वॉचेस एंड वेरेबल्स में कहीं पे वीक ग्रोथ देखने को मिला था इस क्वार्टर में, और इसी के चलते हुए JP मॉर्गन ने अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 3950 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ये जो गोल्ड प्राइसेस में राइज है इसकी वजह से एक डिमांड वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है आगे जाके। और मॉर्गन स्टैनली की भी अगर हम देखें तो इक्वल वेट रेटिंग जो है वो उन्होंने मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3290 रुपीज़ दिया है टाइटन के लिए। अगली बात करते हैं मारिको की, जहाँ पे फिर से हमने एक Q4 के अपडेट्स देखे थे, जो कि जहाँ पे हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखा था इस कंपनी में। उसके अलावा जो कमेंट्री जो आई है कंपनी की तरफ से वो एक इनलाइन कमेंट्री थी मैक्वेरी के व्यू पॉइंट में। उसके अलावा उनका मानना है कि आगे जाके हमें EBITDA में 15% ग्रोथ देखने को मिल सकता है Q4 में, और इसीलिए उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 600 रुपीज़ पे रखा है। उसके अलावा बात करते हैं बंधन बैंक की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म रेटिंग पे, और टारगेट प्राइस भी कट करके 170 रुपीज़ किया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि हमने देखा कि जैसे CEO और MD जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है कंपनी को, और इसके वजह से कहीं पे उन्हें एक हेडविंड देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि आगे जाके एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक के लिए, ग्रोथ के लिए, और इसी के चलते उन्होंने ये जो डाउनग्रेड है रेटिंग वो किया है बंधन बैंक के लिए। और अगली बात करते हैं विप्रो की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 415 रुपीज़ का दिया है। तो इसमें भी हमने देखा कि CEO ने जो है अभी चेंज होने वाला है CEO, और ये जो इंटरनल कैंडिडेट है CEO के लिए जो चूज़ किया है वो एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है बैंक ऑफ अमेरिका के व्यू पॉइंट में, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ये जो इंटरनल एलिवेशन है वो एक अच्छा फिट है कैंडिडेट CEO के पोजीशन के लिए, और इसी की वजह से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है आगे कंपनी में। तो आगे जाके इन्हीं सब ब्रोकरेज नोट्स के ऊपर हम भी इन सब कंपनीज पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है गौरव, थैंक यू वेरी मच। सोनी, आपने टाइटन का चार्ट देख लिया होगा, जरा बता दीजिए। रिपोर्ट्स हम चला देते हैं स्क्रीन पर, रिपोर्ट दिखाइए स्क्रीन पर। सोनी बताइए। जी डीबीजी, टाइटन पे 3700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3780 3800 पे। मेरे ख्याल से आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको अप मूव तभी नजर आएगा जब वो 3800 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है। उसके ऊपर आपको एक पोजिशनल बेसिस पे 4000 भी टेस्ट करवा सकता है। सो 3700 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। ज्यादा कन्विक्शन आपको रेजिस्टेंस क्रॉस होने के ऊपर ही आपको वो एक अपसाइड मूव आपको नजर आएगा। ठीक है, रिपोर्ट ये तो बता रही थी कि 4000 की तरफ बढ़ सकता है। सोनी ने भी ये कहा कि 4000 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन जो एक कैवेट था, जो एक टेक्निकल वाला ही बता सकता है कि इस लेवल के बाद। रिपोर्ट्स आपके हमने सामने रखी है, लेकिन विप्रो को लेकर रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका की अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 415 रुपये प्रति शेयर का। दरअसल इन्होंने बताया है कि इंटरनल CEO कंपनी के लिए पॉजिटिव है, थ्योरी डेलापोर्ट कंपनी से बाहर जा रहे हैं, लेकिन 400 रुपये वाले ये जो स्तर है उसके आसपास काफ़ी दिनों से टिका हुआ है ये शेयर। मितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, विप्रो 485 का भाव है, 415 का लक्ष्य है बैंक ऑफ अमेरिका का। आप शेयर को किस तरह से देख रहे हैं और यहाँ से क्या करना चाहिए?
देखिए अभिषेक जी, हमें लग रहा है कि पूरा जो आईटी पैक है उसमें प्रमुख जो शेयर्स है वो सब कंसोलिडेशन जोन में है। अगर स्पेशली विप्रो की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक गिरावट देखी गई है वीकली चार्ट के ऊपर, जहां पे टॉप फॉर्मेशन हुआ था 545 के ऊपर फॉर द वीक एंडेड 23 फरवरी 2024। उसके बाद लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। लेकिन उसके पहले का चार्ट पैटर्न देखें तो अराउंड जनवरी महीने में उन्होंने बॉटम बनाया था अराउंड 460 470, वहीं पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से यहाँ से डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड है। और पूरा आईटी पैक जो है राइट, इंफोसिस या इंफोसिस चार्ट पे ले लो या विप्रो ले लो, तो वो हमारे हिसाब से एक नो ट्रेड जोन में है। तो विप्रो के लिए अगर 491 के ऊपर वीकली क्लोज आता है तभी जाके बाय बनेगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू चेज दिस स्टॉक। हमारे हिसाब से अभी लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, जहां पे बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड करेगा। नीचे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 450 470 के बीच में है, ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 490 500 के ऊपर है। तो 491 के ऊपर अगर वीकली चार्ट के ऊपर क्लोज होता है तभी जाके बाय बनेगा, अदरवाइज इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड द स्टॉक एट द करंट लेवल। 491 के ऊपर जाकर जब टिके तो खरीदने की सलाह होगी आपके लिए विप्रो में। सोनी, जरा आप नायका यानी कि एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, इसको आप जरा चेक कीजिए। हालांकि शेयर काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में ही फंसा हुआ दिख रहा है, लेकिन जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं Q4 की वो थोड़े से अच्छे आए हैं नायका के। 20% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ है, मजबूत जीएमबी ग्रोथ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम तुलना करें तो नायका आपको कैसा दिख रहा है, और क्या कोई रिवर्सल, कोई मजबूत यहाँ से चाल आप उम्मीद करके चल रही हैं शेयर में? जी अभिषेक जी, फ्राइडे को काफी अच्छे से क्लोज किया है। 163-65 के रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करके क्लोज दिया है और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। सो एक प्राइस एक्शन वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आया है। मेरे ख्याल से 163 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 175 178 इन शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, नायका को लेकर ये व्यू। सोनी, आप जरा पीएनबी को लेकर भी व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि शेयर ये 140 रुपए के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास है, लेकिन जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो थोड़े से कमजोर आए हैं। पीएनबी, क्या कोई व्यू बदलेगा इस पर? पीएनबी मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट वीक मैंने रेकमेंड किया था, मेरा टारगेट था 135 140 को एक बार टेस्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट उसी लेवल पे तो टेस्ट किया है, 135 टारगेट अचीव हो गया है। तो अगर यहाँ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है तो आपको बाय ऑन डिप्स यहाँ पे करना चाहिए। 130 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे डाउनसाइड नजर नहीं आएगा, काफी लिमिटेड है डाउनसाइड। सो आप इसको बाय ऑन डिप्स कीजिए। 134 133 के रेंज में अगर नजर आता है वहां पे बाय कीजिए। 130 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 140 प्लस एक बार वो टेस्ट दोबारा कर सकता है। 140 के ऊपर सस्टेन करते हैं, आपको 145 148 के लेवल्स भी नजर आएंगे। गिरावट पर खरीदनी है 140 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है तो फिर तेजी और बढ़ेगी पीएनबी के शेयर में। फाइनेंशियल स्पेस से एक और कंपनी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके जो अपडेट्स आए हैं वो बहुत तगड़े आए हैं। मितेश जी, आप व्यू दे पाएंगे क्या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रॉस लोन में करीब 31% का शानदार उछाल है, डिपॉजिट में 27.5% की बढ़ोतरी है, 17,500 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। कासा रेशियो में भी हमने सुधार देखा है। तो आंकड़े वैसे फंडामेंटली अच्छे हैं, अपडेट्स भी अच्छे आए हैं। शेयर आपको कैसा लग रहा है ये? डेफिनेटली अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो स्टॉक जो है वो उसका इंटरमीडिएट बॉटम बना के फरवरी 2024 को 68 से करेक्ट हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो लगातार 7 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन लास्ट वीक में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सरप्राइजिंग मूव दिया है और स्टॉक जो है वो 45 से लेके 53 तक की एक रैली की है और 53.10 के ऊपर वो क्लोज दिया है, जो क्लोज पिछले 4 वीक का हाई है। तो हमारे हिसाब से जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था उसका 52.50 का, वो वीकली बेसिस पे क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस किया है। तो डेफिनेटली विथ अ डीपर स्टॉप लॉस ऑफ 48 53 ये स्टॉक को चेस किया जा सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और हमारे हिसाब से अब का जो टारगेट नेक्स्ट आएगा
53 के बाद वो आएगा 58 एंड इवेंचुअली जहां से वो करेक्ट हुआ है 68 वहां तक वो जा सकता है। तो डेफिनेटली 58 के टारगेट के लिए करंट लेवल के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है स्टॉक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से अल्टीमेट टारगेट इसका 68 बैठेगा। टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें लग रहा है कि 68 का टारगेट 1 से 3 महीने में आना चाहिए। ठीक है, 58 के ऊपर अगर निकला तो 68 तक के टारगेट के लिए इसमें आपको तैयार होना चाहिए। सोनी, एक आपसे फटाफट टाटा स्टील पर व्यू लेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते पूरी तरह से हमने देखा था कि ये रेंज में था 163 164 रुपए के। हालांकि 164 रुपए 15 पैसे का 52 वीक हाई भी बनाया है। अपडेट जो आए हैं वो उम्मीद के मुताबिक आए हैं। टाटा स्टील, आपका व्यू क्या है, क्या चलेगा शेयर ये? जी डेफिनेटली आप यहाँ पे टाटा स्टील 160 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 160 को ब्रेक भी नहीं कर रहा है, सो एक नया सपोर्ट बन गया है। 160 को जब तक होल्ड करता है डेफिनेटली 175 180 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है, सो आप इसको होल्ड कर सकते हैं 160 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 160 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप टाटा स्टील को होल्ड कर सकते हैं। जो संकेत मिल रहे हैं आज फिर से 52 वीक नया हाई बनने की आपको उम्मीद करके चलनी चाहिए। लेकिन आप सोने की चाल देखिए, पहली बार 71,000 रुपए के पार निकल गया है सोना, तो लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई बन रही है। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब हमने 70,000 के आंकड़े देखे थे, अब 71,000 रुपए का हो गया है सोना, तो लगातार चमक हमें दिख रहे हैं। तो सोने की चमक के साथ आप जरा आज जो ज्वेलरी कंपनीज हैं उन पर तो नजर रहेगी ही रहेगी। टाइटन के वैसे भी अच्छे अपडेट्स आए हैं, लेकिन जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है मुथूट और मणप्पुरम, आज फिर से नजर रखिएगा क्योंकि इसके चलते आज वहां पर भी तेजी हो सकती है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सोने के बदले आप लोन लेते हैं तो उसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलती है, तो लोग ज्यादा फिर आते हैं अपने सोना गिरवी रखने के लिए और उसके बदले में लोन लेने के लिए। तो उन शेयरों पर नजर आप जरूर रखिएगा। जून फ्यूचर्स में ये आंकड़े पार हुए हैं, पहली बार 71,000 के स्तर हम देख रहे हैं गोल्ड M6 का जून फ्यूचर। हालांकि आप करंट मंथ का फ्यूचर देखिएगा, आपको 327 रुपए ऊपर दिखेगा, 70,963 का स्तर आपको फिलहाल दिखेगा सोने में। लेकिन शरद हमारे साथ तैयार हैं और शरद से जानेंगे कि आज 9 के नवरत्न कौन से हैं, कहां पर आपका फोकस होना चाहिए। शरद बताइए। जी बिल्कुल, मैनेजमेंट एग्जिट्स के और जो एंट्रीज पे जो है फोकस रहेगा, स्पेशली विप्रो पे श्रीनिवास पलिया जो है नए सीईओ के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। अब याद रखें ये इंटरनल कैंडिडेट हैं और ये सबसे पहला हायरिंग है इंटरनल सीईओ विप्रो का, आया है 2016 से। जो आउटगोइंग सीईओ है वो थियरी डेलापोर्टे है, जिन्होंने जो है टाइप्स आप कह सकते हैं रिज़ाइन कर दिए हैं। और इंटरेस्टिंगली इनका जो टाइम था पीरियड वो जून 2025 तक था। इसका मतलब ऑफ कोर्स उनको जो 1 साल पहले ही रेजिग्नेशन करना पड़ा। बंधन बैंक हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे चंद्रशेखर घोष जो MD CEO बैंक के थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है क्योंकि उनका टर्म कंप्लीट हो गया है और बैंक में, बंधन बैंक में ही बड़ी सी एक स्ट्रैटेजिक रोल पे वो आने वाले हैं। लेकिन याद रखिए बोर्ड ने ऑलरेडी अप्रूव उनकी रीअपॉइंटमेंट की कर दी थी नवंबर 2023 में, एंड ऑफ कोर्स RBI के साथ बातचीत भी चल रही थी उनकी एक्सटेंशन को लेके। तो एक टाइप से एक सरप्राइज मूव आया है और ब्रोकरेजेस ने भी थोड़ी डाउनग्रेड की है। तीसरा स्टॉक रहेगा वोडाफोन आइडिया। प्रमोटर्स लगभग 2075 करोड़ इन्फ्यूज़ करेंगे और जो प्राइसिंग पे आया है वो लगभग 12% प्रीमियम पे आया है और उसके कारण जो है आदित्य बिरला ग्रुप का जो ओवरऑल स्टेक है कंपनी में 17.5% से बढ़ के हो जाएगा 20%। हमारा चौथा कंपनी रहेगा टाइटन। बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 अपडेट्स आया है और ओवरऑल ज्वेलरी सेगमेंट में हम कह सकते हैं 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। वही कैरेटलिन का जो सेगमेंट है वो और भी बेहतर किया है, 30% ग्रोथ लाया है। नायका की भी बात करें तो जो GMV होता है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जिस तरह पूरे जो मर्चेंडाइज की जो टोटल सेल्स होती है उसके आंकड़े देखें तो अर्ली 30s में आया, यानी कि लगभग 30 से लेकर 34% तक का ग्रोथ देखने मिला है। और इस क्वार्टर में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू है वो लगभग जो है 20% के जो है रेंज में रहने वाला है। BPC वर्टिकल यानी कि जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट होता है वहाँ पे अच्छी आउट परफॉर्मेंस आई है। हमारा छठवां स्टॉक रहेगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। 4,000 करोड़ लगभग वो रेज करने वाले हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए और जो फ्लो प्राइस है वो 112 रुपये प्रति शेयर पे ऑलमोस्ट है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, जैसे कि उत्पल शेठ, एम्बेसी ग्रुप, क्वांट म्यूचुअल फंड और पूनावाला फाइनेंस भी जो है इस इन्वेस्टर लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा रेसिडेंशियल एसेट्स भी वो लेने वाले अपने ग्रुप कंपनी से, जिसका एंटरप्राइज वैल्यू 18 से 50 करोड़ रुपये आएगा। नेस्ले रहेगा हमारा सातवां स्टॉक और यहाँ पे उनकी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने रॉयल्टी
फीस जो है उसको हाइक कर दी है, 4.5% से बढ़ा के लगभग 5.25% कर दिया है। लेकिन ये जो हाइक है अगले 5 साल में ली जाएगी तो ईपीएस में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा, और लास्ट टाइम जो हाइक आया था वो 2013 में देखने मिला था। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स नेस्ले में थोड़ी सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर रहेगी। हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे जेफरीज ने जो है इनिशिएट किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाई रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस रखा है 100 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 15 से लेकर 20% तक का अपसाइड पोटेंशियल। ऑपरेशनल एफिशिएंसी सेकंड हाफ FY25 से प्ले आउट होगी, और अगले 2 साल में एक्सपेक्टेड है कि 28% का ईपीएस का CAGR देखने मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंटली रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है री रेटिंग हो सकती है बैंक के कारण। हमारा आखिरी स्टॉक जो खबर का स्टॉक है, खबर सेगमेंट में, यहाँ पे फीएम इंडस्ट्रीज़ रहेगा। यहाँ पे जो है बस चल रहा है कि जो 4 व्हील लाइटिंग की जो सेगमेंट है इनकी, वहाँ से इनको एक बड़ा ऑर्डर आ सकता है, और ऑफ कोर्स ये ऑर्डर जो है इंटरनेशनल ऑर्डर रहेगा। और ये जो डिमांड इंक्वायरीज़ है, स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन की एरिया है, वहाँ से बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और हाल ही में उन्होंने अपनी पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर इस सेगमेंट में उन्हें मिला था, फुल LED हेडलैम्प का, वो भी एक जर्मन OEM के साथ आया था। तो फीएम इंडस्ट्रीज़ को एक ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्टेशन पे ज़रूर जो है रडार में रखें। और ये हमारे 9 स्टॉक्स हैं जो आज आपके फोकस में होने चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो ब्रोकरेजेस खबर कहाँ पे है, साथ ही फीएम इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पे सूत्र बता रहे हैं कि 4 व्हील सेगमेंट से एक बड़े ऑर्डर मिलने की तैयारी है। पर चलिए फिर से एक बार कुछ और काउंटर्स पे डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, और इन्फो एज आज आप देखेंगे करीब 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। एक बार सोनी आपसे समझना चाहेंगे इन्फो एज कैसे दिख रहा है चार्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेजेस ने भी अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री भी दी है। आज के लिए कौन से लक्ष्य ध्यान में रखें? जी शशि जी, यहाँ पे इन्फो एज हम देखेंगे तो डायरेक्ट वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ओपन हो रहा है। अगर हल्की सी डिप आपको नजर आता है टुवर्ड्स 5800 5780 इस रेंज में, तो आप वहाँ पे री एंट्री ले सकते हैं। काफी अच्छा सपोर्ट है 5700 का, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक पोजिशनल टारगेट ऑफ 6000 यहाँ पे बन रहा है, सो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, 6000 के टारगेट्स इन्फो एज में आते हुए दिख सकते हैं। आज एक अच्छी तेज़ी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। पर चलिए, इस बीच हमारे साथ 2 और मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवांगी शारदा हैं, और साथ ही कुश बोरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। एंड शिवांगी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आज के लिए कहाँ पे आप ट्रेड और मौके ढूंढ रही हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही काफी अच्छे जोन्स पे होल्ड कर रहे हैं, बुल्स पूरे एक्शन में है। कुल मिला के हमने देखा है कि इंडिया विक्स जो है वो भी काफी कूल ऑफ हुआ है, एंड कहीं ना कहीं एक काफी कंफर्ट दे रहा है बुल्स को इस जोन्स पे भी। तो यहाँ से हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेजी जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। सो नेक्स्ट ऑन द कार्ड्स, निफ्टी के लिए हम देख रहे हैं 22,650 इमीडिएटली, एंड देन 22,750। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी मजबूत है। पहला स्टॉक मेरे रडार पे है जो है वोल्टास। ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि काफी हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है अब प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है RSI में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इसके गैप अप ओपनिंग हो रहा है, बट गैप अप के बाद जो हम थोड़ी बहुत पुल ऑफ में ट्राई करें इसको लेने का, और टारगेट्स जो है 1350 के बनते हुए दिखेंगे 1275 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी पे। पूरे ही रियल एस्टेट स्पेस में काफी एक अच्छा मोमेंटम और बज बनते हुए दिख रहा है, और ये स्टॉक अपने प्रीवियस हर्डल को सरपास करने की पूरी तैयारी कर रहा है, विच इज अराउंड अबाउट 2540। तो यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स हैं, और रोल ओवर्स भी काफी पॉजिटिव थे स्टॉक में विद मार्च सीरीज। तो यहाँ पे गैप अप के बाद हम थोड़े कंसोलिडेशन का वेट करें, एंड नेक्स्ट टारगेट जो है 2650 के बनेंगे 2500 के एक स्टॉक के साथ। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे 2% की तेजी है, और वोल्टास भी लगभग आप देखिए 6% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। और इसके पीछे की वजह ये है कि कंपनी ने FY24 में बताया है कि उन्होंने 2 मिलियन से ज़्यादा AC बेचे हैं। चलिए क्विकली एक बार कुश के पास भी अब चलते हैं और समझते हैं कहाँ पे आज वो ट्रेड के मौके ढूंढ रहे हैं। कुश, बताइए कहाँ पे हैं आपके सौदे?
जी सृष्टि, फर्स्ट अप अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, टू ऑल द पैनलिस्ट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए, मोमेंटम को चेज ना करें। हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि बायस ऑल्दो निफ्टी पे पॉजिटिव है, बट कोई बहुत ब्रेकअवे रैली नहीं आएगी। तो 22,650 का हमारा भी पहला टारगेट है। यहाँ पे किसी भी तरीके का पुल बैक मिले तो बाय करते चले। बैंक निफ्टी ने कैचअप ट्रेड प्ले किया है, ऑल टाइम हाई के करीब है, तो ये मोमेंटम जो है ये जारी रह सकता है। तो हमें बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा ज्यादा पसंद आता है कंपेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा सा स्लगिश रहे गोइंग फॉरवर्ड। दो स्टॉक्स हैं आज के लिए। पहला है एचबीएल पावर। अगेन इस स्टॉक में हमने फ्राइडे को एक डिप देखा था, बट ओवरऑल अगर आप सेटअप देखें तो काफी अच्छा है। द ब्रेकआउट हैज बीन क्वाइट एनकरेजिंग। तो यहाँ पे 505 515 के लिए टारगेट्स, 5 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 480 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है चोलामंडलम फाइनेंस। यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स हैं ये 1240 एंड 1265 के हैं। हालांकि पहले टारगेट के पास ही ओपन हो रहा है, बट नॉट अ बैड आइडिया टू होल्ड द स्टॉक फॉर द टारगेट 2 विच इज 1265। 1190 का स्टॉप लॉस था, इसको अब अप करके 1225 कर सकते हैं। जस्ट एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत हमारे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक्स कुछ के बाजार खुलने में 1.5 मिनट के आसपास समय रह गया है। बैंक निफ्टी करीब 93 अंक ऊपर खुल रहा है, रिकॉर्ड हाई से बस थोड़ा सा ही नीचे रह गया है, लेकिन सेंसेक्स नए रिकॉर्ड पर खुल रहा है और मिड कैप इंडेक्स में भी रिकॉर्ड बन रहा है। निफ्टी 64 अंक ऊपर 22,578 के आसपास का स्तर, तो बढ़िया शुरुआत। डिम्पी, किस तरह से देख रहे हैं आप ट्रेड? जैसे सुबह भी बताया था आपको कि निफ्टी के अंदर हमको जब तक 550 650 वाला रेजिस्टेंस पूरा पार नहीं होगा, नए वालों को आना नहीं है तो डिप की वेट करें। पुराने वालों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 550 650 बहुत क्रिटिकल है। पार हो गया तो नया जश्न बनेगा, नहीं पार हुआ तो फिर 200-250 पॉइंट हो सकता है, 150-200 पॉइंट थोड़ा नीचे भी आए। इसलिए मैं तो वेट एंड वॉच करूंगा निफ्टी के अंदर। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने आज स्टार्टिंग में ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, जबकि मेरा उम्मीद था कि कम से कम 600 के आसपास खुलना चाहिए, लेकिन उससे जस्ट नीचे खुल रहा है। 578 ये 636 से जस्ट नीचे, ऑल टाइम हाई के जस्ट नीचे बैंक निफ्टी दिखाई स्क्रीन पर। तो वहाँ से एक बार मेरे को थोड़ा वेट करना है। ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट बंधन बैंक कितना रोकेगा हमको ये चेक करना है, क्योंकि बंधन बैंक की जो गिरावट है ना वो 6% की है। वो इकलौता ऐसा बैंक है जो कि बैंक निफ्टी का भी पार्ट है, आज बड़े गैप के साथ खुल रहा है, गैप डाउन होकर खुल रहा है। अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत हमको तो नहीं दिख रही है। हो सकता है आज जब बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करे तो फिर जैसे आपको पता है कि हमने कहा है कि जिनको प्रॉफिट बुक करना वो करें, जिनको ट्रेल करना वो करें। नए वालों को थोड़ा डिप की वेट करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा रुकना चाहिए। अभी अब बाजार खुलने को है, आपके स्क्रीन पर सारे के सारे लेवल्स आ जाएंगे, जरा नोटिस कीजिएगा। आज बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से हैं स्क्रीन पर पहले मैं वही दिखाता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई है और पहला जो टिक आया है वो है 48,586 का, 93 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है। 64 पॉइंट ऊपर का पहला टिक आपको निफ्टी के अंदर दिखेगा और आप अपने स्क्रीन पर आप ये टिक्स आना शुरू होते हुए देख भी रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। पहले 48,636 के लेवल का एक बार लग जाएगा तो आज ही हम ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। रिकॉर्ड्स तरफ पर खुल गया है 610, 620 और 624। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 636 का, 629 का अभी लगा, चेक कर लेंगे। उसके बाद जैसे होगा तो फिर हम आपके सामने रखेंगे। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर आई है और एक करीब 1700 शेयर ऐसे हैं जो बढ़कर कामकाज कर रहे हैं और करीब 194 शेयर ऐसे हैं जिसमें नुकसान देखने को मिल रहा है। तो नए शिखर पर सेंसेक्स तो खुला है, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी अपने कुछ पॉइंट से, मैं बोलूँगा सिर्फ 6 पॉइंट से भी चुका हुआ है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। कुछ बढ़कर जो शेयर्स जो आज हेल्प कर रहे हैं मार्केट के, पहले मैं जरा वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम इंडाइसिस पे वापस आ जाएंगे। टाटा स्टील 2% ऊपर, टाइटन 1% ऊपर, दोनों टाटा ग्रुप की कंपनी है। तीसरा विप्रो 1% ऊपर, बीपीसीएल 0.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 0.5% ऊपर। ये कुछ एक वो शेयर्स बने हैं जिन्होंने आज शुरुआत में अपनी मजबूती दिखाना शुरू कर दिया है। दिखाते यही स्क्रीन पर। आज जो शेयर कमज़ोर है मैं वो भी बता देता हूँ। फ्रंट लाइन शेयर्स में से उसमें है आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले इंडिया जिसकी रॉयल्टी बड़ी है, भारतीय एयरटेल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, आइशर मोटर, ओएनजीसी, यहाँ पर हल्का हल्का सा दबाव आपको दिखेगा। जब मैं कमज़ोरी वाले सेगमेंट को चेक कर रहा हूँ तो मेरे को ना ही परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान दिख रहा है, ना ही मेरे को कोई कन्विक्शन वाला ऐसा शेयर दिख रहा है जिसकी बदौलत हम थोड़ा मुश्किल में आएंगे। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक को हरे निशान में होना चाहिए था, ये इकलौता ऐसा है लिस्ट में से मेरी जो निकल के लाल निशान की तरफ पहुँच गया। लेकिन बढ़ने वाले शेयर्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील ने खुलते ही अपने साल का हाई भी टेस्ट कर दिया है। एक बार मैं जाता हूँ निफ्टी से इतर, यानी कि निफ्टी से हट कर थोड़े निफ्टी 100 वाले शेयर्स हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। नौकरी दिखाई है स्क्रीन पर, नौकरी करीब 2.5% ऊपर है। अदानी ग्रुप से अदानी ग्रीन्स करीब 2.5% ऊपर है।
टाटा ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एसबीआई कार्ड्स और गोदरेज सीपी ये दोनों भी करीब करीब 1% ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। आज जिन शेयर्स ने खुलते ही साल का हाई टेस्ट किया है निफ्टी 50 का 100 में से, वो है वेदांता, वो है टाटा स्टील, वो है नौकरी, वो है जियो फाइनेंस, इसने भी किया है, एक बार जरा इसको भी दिखाना स्क्रीन पर, और दूसरा है कैनरा बैंक। तो इन सब ने अपने साल का हाई टेस्ट किया। जो कमज़ोर है मैं ऑलरेडी लिस्ट आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। कुछ हद तक मार्केट के अंदर वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आज 6 पॉइंट से हम चूक रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। हो सकता है दिन भर में वापस लगा दे, अभी बाजार गया नहीं कहीं भी, करीब 95 पॉइंट की बढ़त है, लेकिन निफ्टी ने अभी भी 550 650 का पूरे बैंड में आके रुक गया है। बहुत क्रिटिकल जोन है, बढ़िया चलेगा तो अच्छा मूव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और आज सभी शेयर्स पे जो मैंने आपके सामने रखे ये शुरुआती आंकड़े थे। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप देख रहे होंगे मेजॉरिटी स्क्रीन आपको हरे निशान में दिख रही है। ऊपर 2 मेटल्स, इनफैक्ट 3 मेटल्स के शेयर्स दिख रहे हैं, नीचे धीरे धीरे करके आईटी का पार्टिसिपेशन दिख रहा है। ये टिपिकली निफ्टी को ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हाई है कि 550 650 के रेजिस्टेंस बैंड को हम अपर बैंड तक भी हिट करेंगे। उसके बाद फिर देखते क्या होता है। सृष्टि आपको बता रहे हैं छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, फिर हम ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में एक्शन भी भरपूर है। और अगर हम देखें तो एस्टर डीएमए काउंटर है जहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी है, करीब 8.5% की यहाँ पे हम उछाल देख रहे हैं। वजह यह है कि कंपनी ने जब उनका जीसीसी बिजनेस अलग हुआ था तो एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था। अब उसकी रिकॉर्ड डेट सामने लाई है कंपनी ने, और उसको लेकर एक्साइटमेंट है क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स उसका वेट ज़रूर कर रहे थे। लगभग 80 से 90 रुपये जहाँ तक मुझे याद है कंपनी डिविडेंड देगी, ऐसा उन्होंने बोला था। इसके अलावा वोल्टास में अब धीरे धीरे देखिए लार्ज कैप का स्टॉक है, पर हम 9% की तेजी यहाँ पे हम आ गई है। शिवांगी का भी व्यू यहाँ पे था, और आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे 4% की तेजी है। स्पार्क में आज 5% का अपर सर्किट जरूर लगा हुआ है। धानुका एग्रीटेक यहाँ पे 4% की तेजी है। और कुछ एक स्टॉक्स पावर क्षेत्र से भी अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी, ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 3.5% की यहाँ पे तेजी है। और कोचिन शिपयार्ड, इसमें भी हमने एक तरफा रैली देखी, आज फिर ये स्टॉक करीब 4% मजबूत है। इसके अलावा इंडस टावर में 4.5% की तेजी अब हो गई है। और कुछ और फार्मा काउंटर, स्पार्क को हमने आपके लिए हाईलाइट किया। इसके अलावा सोलारा एक्टिव करीब 3.5% मजबूत यहाँ पे है। ग्लैंड फार्मा यहाँ पे 2% की तेजी है। और साथ ही क्योंकि डिक्सन इन्फो एज में हमने एक अच्छी तेजी देखी, आगे अगर हम देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज और साथ ही एम्बर एंटरप्राइज, ये 2 और काउंटर्स हैं जहाँ पे आज अच्छा एक्शन देख रहे हैं। तो फिलहाल तो ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर अच्छी देखने को मिल रही है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा देख रहे हैं आज हम। अभिषेक, निश्चित तौर पर सृष्टि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है। बाजार की एक सदी ही शुरुआत हुई है, लेकिन खास तौर से वो शेयर जहां पर बिजनेस अपडेट्स अच्छे आए हैं वहां पर रौनक हम देख रहे हैं। वोल्टास हो गया, इन्फो एज हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, ये तमाम शेयर, यहाँ तक कि टाइटन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पर बहुत अच्छे अपडेट्स आए थे। टाटा स्टील के भी अपडेट अच्छे थे, और टाटा स्टील हम देख रहे हैं कि 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी का दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। बंधन बैंक की हो रही पिटाई, चंद्रशेखर घोष जो कि फाउंडर एमडी एंड सीईओ हैं बैंक की, वो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है, और फेस भी हैं। 7% की भारी भरकम गिरावट बंधन बैंक के शेयर में हो रही है। लेकिन आपके लिए अभी शुरुआती कारोबार में कमाई के मौके कहां पर हो रहे हैं ये जानेंगे, और लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करेंगे शिवांगी आपके साथ। बताइए आपका शेयर कौन सा है, कहां पर आपकी नजर गई है बाजार में? जी बिल्कुल, वोल्टास रेकमेंड किया था हमने मार्केट ओपनिंग के पहले, एंड हम देख रहे हैं कि ओपनिंग के बाद काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। हमारा इमीडिएट टारगेट जो है वो ओपनिंग के बाद भी नजर आते हुए दिख रहा है, अचीव हो चुका है। तो उसको ही ट्रेल करेंगे कि आगे की तरफ, एंड 1400 के नेक्स्ट जो है पड़ाव के लिए हम वेट कर सकते हैं। 1320 के एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें आगे की तरफ। ठीक है, वोल्टास को ही आप और इस पर बुलिश हो जाइए। 9.5% ऊपर है, बेहतरीन बिजनेस अपडेट इसके आए थे, और अब अगला टारगेट बनेगा 1400 रुपए का। 1320 रुपए पर आप स्टॉप लॉस अब लगा लीजिए। 1347 रुपए पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है, 1350 रुपए का भाव इसमें हो गया है। कुछ आपका कौन सा शेयर है ओपनिंग ट्रेड के लिए?
तो अभिषेक एक क्विक अपडेट दे दें पहले। एचबीएल पावर हमने सुबह डिस्कस किया था 505 और 515 के दो टारगेट के लिए। तो 505 का जो टारगेट है ये तो बहुत ही कंफर्टेबली क्रॉस हुआ है। अब मेरी सलाह रहेगी कि जिनके पास हो या जिन्होंने अर्ली ट्रेड में ले लिया हो वो 515 के टारगेट के लिए इसमें बने रहें। अपना स्टॉप लॉस जो है उसे अप करके 502 का कर दें अब। तो एचबीएल पावर टारगेट 1 हिट हुआ है, अब टारगेट 2 के लिए इसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। जो ओपनिंग ट्रेड में पिक है हमारा वो है केईआई इंडस्ट्रीज। आप देखें तो स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ती जा रही है, मोमेंटम जो है ये इसमें बढ़ता जा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे और ऊपरी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पोजिशनली यहाँ पे 3900 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, बट नियर टर्म के हिसाब से अगर कोई चाहे तो यहाँ पे 3675 के टारगेट के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस जो है वो 3600 के जस्ट नीचे रहेगा, 3590 के आसपास। तो मोमेंटम प्ले भी है, बट पोजिशनल प्ले चाहें तो वो भी इसमें बने रह सकते हैं। तो केईआई इंडस्ट्रीज हमारा आज का पिक होगा। ठीक है, केईआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह है और ये शेयर लगातार चला है 3000 रुपए के स्तर से और अभी 3600 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। सोनी जी, आपकी नजर कहां गई है बाजार में? आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? अभिषेक जी, आज ओपनिंग ट्रेड रहेगा गेल में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट है 191 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 198 200 टारगेट्स के लिए। ठीक है, 200 रुपए के टारगेट के लिए गेल को खरीदना है। बढ़िया तेजी हमने गेल के शेयर में देखी है और अब ये 200 रुपए के दरवाजे पर जाके नॉक कर रहा है। गेल आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है। मितेश जी, आप बताइए सर, आपका शेयर कौन सा है? आपका कन्विक्शन कहां आ रहा है? अभिषेक जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया है पहली 5-10 मिनट में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 82.55 के ऊपर फ्यूचर चल रहा है, तो यहाँ पे खरीदने की सलाह रहेगी। 82 का आज का स्टॉप लॉस रहेगा और इंट्राडे में हमें लग रहा है कि 85 और 87 बहुत ही एग्रेसिव बाइंग आज ये स्टॉक्स में आनी चाहिए। तो 85 पहला टारगेट रहेगा, 87 दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, 85 पहला टारगेट, 87 दूसरा टारगेट, ये है मितेश जी की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आज हम देख रहे हैं कि ये जो पावर या फिर पावर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें आप वोल्टास को भी शामिल कर सकते हैं, वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। पावर ग्रिड में आज हम बढ़िया तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा इंडस टावर एक शेयर है, वहां पर भी 5% के आसपास की बढ़िया वाली तेजी हो रही है। गौरांग जी, आप बताइए सर, अगर कुछ निवेश करना हो इस समर सीजन के लिए या फिर इलेक्शन थीम के लिए, आप क्या सलाह देंगे? आप जरा अपने पसंद के 2 शेयर बताइए सर, जहां पर पोजिशनल व्यू ले सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए। अभिषेक जी देखिए, आपका ये प्रश्न मेरे लिए बहुत मुश्किल है उत्तर देना, क्योंकि मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए कोई राय नहीं देता हूँ, ना ही मैं सक्षम हूँ। हाँ, लेकिन विकल्प के तौर पर अगर आप हमें पूछते हैं और ये 3-4 कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूं साल भर कर लेते हैं नजरिया। फिर देखिए, बाजार में अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मुनाफा कमाना हो ना, तो ये इधर से उधर छलांग मारने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी कंपनी में निवेश करके निवेशित रह जाइए, आपको 15-20% उससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। तो नजरिया लंबी अच्छी चीज खरीद देते हैं तो लंबा नजरिया रखने में क्या पाबंदी है आपको? और अगर समय की पाबंदी नहीं तो एक नहीं 2 विकल्प यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई कमर्शियल बसेस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। अपने सर्वोच्चम स्तर के आसपास ही मेरे ख्याल से कामकाज कर रहा है, लेकिन यहाँ से भी अच्छा लगता है और कुछ समय पहले ही इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये एक पहला विकल्प है। और दूसरा विकल्प जो अभी मेरे ख्याल से सृष्टि जी बता रही थी, कोचिन शिपयार्ड। निरंतर यहाँ पर हमने निवेश की राय दी है। जब आईपीओ आया था तब भी आईपीओ में निवेश की राय दी थी, उसके बाद खरीदारी की राय बुनियादी तर्क पे आधार के दी थी। दिसंबर में इसका स्प्लिट हुआ था, 10 का फेस वैल्यू 5 हुआ था। 700 रुपए वाला आज 1100 के पार खड़ा है। हमें आश्चर्य नहीं होगा कि ये अपनी जो सर्वोच्च ऊंचाई स्प्लिट के पहले की 1400-1500 के आसपास जो बनी थी उसको भी पार कर जाएगा, बशर्ते कि आपके पास लंबी अवधि का नजरिया। खैर, इस बीच आपको मैं मार्केट पे वापस ले आता हूँ। आपको देख के भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि बैंक निफ्टी जो है लाल निशान में भी आ गया। वजह बहुत क्लियर थी, हमने आपसे कहा था कि 1.32 का पीसीआर हो चुका है। बैंक निफ्टी जैसी हाई बनाएगा महंगा हो जाएगा, और ये बात सुबह हमने आपको 7:30 बजे वाले नोट पे भी कही थी, अभी भी कही थी। ऑल टाइम हाई से सिर्फ हम 6 पॉइंट्स दूर थे।
एथिकली अगर आप उसको पॉइंट्स में गिनना चाहते हैं तो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि ऑल टाइम हाई नहीं लगा, सिर्फ 6 पॉइंट से चूक गया। लेकिन अगर आप कन्विक्शन के हिसाब से देखना चाहते हो तो ऑल टाइम हाई लग चुका है, हम पुराने लेवल्स पे आ भी चुके हैं। पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट था आपको नोटिस करवाने वाला, वो है HDFC बैंक। कई दिनों की ताबड़तोड़ तेज़ी के बाद HDFC बैंक आज सुस्ताने के मूड में है। आज शुरुआत से ही आप HDFC बैंक को देख पा रहे हो, वो चल नहीं रहा। बंधन तो था ही, वो तो चलो प्रॉब्लम था, वो तो मैनेजमेंट का इशू आ गया, तो इसलिए हमने सुबह सुबह आपको बंधन भी नोटिस करवाया था। लेकिन HDFC बैंक आज सुबह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम बैंक निफ्टी की बताता हूँ। बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया, पुट कॉल रेशो थोड़ा इसका महंगा था, 1.32 था। 1.5 पे हम थोड़ा महंगा समझने लगते हैं इसको, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते हैं। खराब वराब कुछ नहीं हुआ, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक लेवल्स का गेम चल रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें फटाफट होती है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता, दिख भी नहीं रहा होता, स्क्रीन पे लग के वो लेवल्स नीचे भी आ जाते हैं। खैर एनी हाउ, एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, इंडिया विक्स आज शुरुआत से 3% ऊपर है, बट मेरे लिए कॉज ऑफ अ कंसर्न होगा 14.5 के बाद। तब तक मैं 14 तक तो अपने इंडिया विक्स को अपना दोस्त ही मानता हूँ कि भाई ठीक है, जितना थोड़ा बहुत बढ़ोगे तो मेरे लिए मार्केट की वॉलिडिटी भी लेके आओगे। ये आप 3% है। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन भी दिखाओ, जहाँ पर एफ एंड वाले शेयर्स भी लिखे होते हैं, वहाँ पर अगर आप पोजीशंस चेक करोगे तो आज रेशो है तो ठीक, एडवांसेस ज़्यादा होंगे उसके अंदर, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा नहीं है। 113 वर्सेस 67 है। ये मेंटेन रखने के लिए इतनी तो हमको चाहिए ही चाहिए, और ये आगे भी चाहिए होंगे हमको, ठीक जी। तो ये उतने ख़राब नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज शुरुआत में ही 1% ऊपर है। इसने फिर से डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि रिलायंस सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का पार्ट है, बैंक निफ्टी का नहीं है, इसलिए इसने डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया। निफ्टी वहीं रुक गया, बैंक निफ्टी वहीं रुक गया और निफ्टी ऊपर आ चुका है। और आपकी मैं स्क्रीन पर और नोटिस कराता हूँ, जब बैंक निफ्टी 35 पॉइंट नीचे है, निफ्टी ऑलमोस्ट करीब 65 पॉइंट ऊपर है। ये फ़र्क आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखा, ये फ़र्क आपको आज भी दिख रहा है। इसलिए बड़ा ही सेलेक्टिव रहिए, लेवल के साथ चाहिए, जहाँ जहाँ आपको चीज़ समझ में आती है वो चीज़ रखिए, और नहीं तो फिर थोड़ा दूर होते। ये हमारे मेहमान आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ सारी चीज़ें नोटिस करा रहे हैं। मैं कुछ एक कैश के शेयर्स भी पता कर लेता हूँ और ज़रा स्क्रीन पर वो भी दिखाता हूँ कहाँ पर मजबूती है। IGL, मितेश जी आपको ध्यान है, आपका सिस्टम और मेथड ने एक कंडीशन लगा दी थी IGL पे, लेकिन आपका व्यू पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था IGL और MGL दोनों पे। आज फिर से बढ़िया चल रहा है सर, 4% ऊपर है। आपका जो कंडीशन था वो फुलफिल हो गई है सर, अभी और चलेगा ये, या अभी रुकना चाहिए इसमें भी? डेफिनेटली याद है, आपने लास्ट शो में ही पूछा था कि ये जो दो शेयर है MGL IGL, उसके बारे में आपकी क्या राय है। वहां पे कंडीशनल बाय था, वो कंडीशनल बाय था 475 के ऊपर, तो आज डेफिनेटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखना होगा कि 475 क्रॉस होता है कि नहीं। अगर आज के दिन में क्रॉस हो जाता है तो वो कंडीशन मेट हो जाएगी और उसके बाद बाइंग टेरिटरी में ये स्टॉक चला जाएगा। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मोमेंटम को कंडीशन के साथ चेज करना चाहिए। लेट अस वेट एंड वॉच कि आज का क्लोज कहां पे आता है, एंड देन वी विल टेक द कॉल। ठीक है, डन। सोनी एक बार जरा आवास फाइनेंशियल्स आप चेक करना, ये करीब 4.5% ऊपर है। एथिकली मेरे हिसाब से ब्रेकआउट शेयर है ये, और इसमें थोड़ा लंबी अवधि के लिए रुकना चाहिए हमको। एक बार जरा आप चेक कर लो, हमारी कन्विक्शन में मत जाना, अपनी इंटेलिजेंस से आप चेक करना। आवास पो AA से आएगा, हाँ, सिंगल A लिखोगे तो आएगा ही नहीं। जी डिम्पी जी, इनफैक्ट आज काफी अच्छा लग रहा है, बट ऑलरेडी लास्ट फ्राइडे और आज दोनों दिन में करीबन मोर देन 5 to 8% चल चुका है। अच्छे से लग तो रहा है, बट अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड 1630 तो वहां पे एक बार बाय करना चाहिए। 1600 का भी एक फ्रेश सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास आप बाय करेंगे तो बेटर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। इसका अगला टारगेट 1700 1720 पे बन रहा है। और जो शेयर्स जहाँ पे बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है ऑलरेडी, वो डिस्कस हो चुके हैं। जैसे वोल्टास डिस्कस हो गया, नौकरी डिस्कस हो गया, इंडस टावर डिस्कस हो चुका है। ये सारे शेयर्स वो हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हैं, तो इसलिए मैं इसमें समय खोटी नहीं करूँगा। एक शेयर मेरे लिस्ट में और भी आया, मेरे को लग रहा है शायद इस बार 200 के लेवल को ना केवल दिखाएगा बल्कि पार करके ड्रैग करके भी ले जा सकता है। वो शेयर है गेल का। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाइए कुछ, आपको ध्यान है ना, एक बार नहीं बल्कि 2 बार के अटेम्प्ट फेल हुई हैं और इसी जगह से हुई है। 195 197 से आप चार्ट उठाइए, आपको और दिख जाएगा। मेरे को तो क्या लेवल्स भी याद होंगे इसके। इस बार अटेम्प्ट हो जाएगा सर 200 पार, अब की बार 200 पार गेल। तो डिम्पी देखिए, जिस तरीके का सेटअप बन रहा है, एक चांस है कि क्लियर होगा।
लेकिन क्या आपको उस उम्मीद में बाय करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, नॉट अ बिग फैन, क्योंकि रेजिस्टेंस के करीब है। अगर आप ऑप्शंस डेटा भी देखें तो 195 और 200 के आसपास आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल बेस दिखेगा। तो हो सकता है कि वहां पे स्टॉक हो सकता है कंसोलिडेट करे, इवन इफ इट इज विद अ पॉजिटिव बायस। हो सकता है कि कंसोलिडेशन जो रहे वो बहुत ज्यादा ब्रेकआउट इसमें आने ना दे। तो इसके चलते मेरी सलाह रहेगी कि जिनके पास एक्जिस्टिंग पोजीशन हो वो यहाँ पे बिल्कुल 192 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। यहाँ पे आपको 197 200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशंस के लिए ना आए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस पकड़ के रखें, फ्रेश एंट्री अवॉइड करें। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी ने 22,600 को भी पार कर लिया है, तो 22,550 650 वाली रेंज के अंदर 600 का आंकड़ा भी पार हो गया। निफ्टी सिर्फ 10-15 मिनट में ही अपने आप को ऑल टाइम हाई पे ले आया। ऑल टाइम हाई मतलब दिन के हाई पे ले आया, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी दिन के हाई से नहीं, वो तो लाल निशान में आने के लिए भी तरस रहा है। वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं बार बार उस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर आपको ट्रेंड दिखे वही अपना फ्रेंड बनाइए, उसका बेनिफिट लीजिए, और अच्छा स्टॉक बढ़िया आपको मिल रहे हैं, आप उस पर भी ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। एक कैश का स्टॉक मेरे को शिवांगी शारदा से भी पता करना है, एक बार जरा शिवांगी से पता कर लेते हैं। शिवांगी, एक शेयर जरा आपसे मैं और पता करता हूँ, जरा आप चेक कीजिएगा। IRB इंफ्रा, इस पर आपके रिकमेंडेशन चाहिए। ये इन्वेस्टर्स को होल्ड करके रखना चाहिए क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लें इस पे? IRB इंफ्रा। जी बिल्कुल डिम्पी जी, इस स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे सस्टेन्ड मूव हमने देखा है, और स्टॉक जो है पिछले करीबन लगभग 5 सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। इस साल में ही हमने देखा है कि करीबन 70% का अपसाइड मूव देखने को मिला है, तो यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, क्योंकि हाल ही 2 महीनों के एक कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक अब वापस अच्छी तरह से रिट्रेस करके मूव करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट्स है, टेक्निकली अगर हम बात करें तो हमें नजर आते हुए दिखेगा 75 का, एंड पोजिशनली अगर हम बात करें तो 78-80 तक के लिए हम वेट कर सकते हैं, फिल करते रहे स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तब तक आप एक स्टॉप लॉस से, मैं आपको क्यों पूछ रहा था पता है शिवांगी, एक बार मैं जरा अपनी स्क्रीन पे अपना चार्ट आपको दिखाता हूँ, आपको दिखेगा भी कि मेरा क्वेश्चन क्यों आया था यहाँ पे पूछने के लिए। पहली बार, ये दूसरी बार अपने रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम का रेजिस्टेंस है, ये मैं आपके लिए देखिए नोटिस करवा रहा हूँ यहाँ पे। फिर दूसरी बार का ये, अब फिर से हम उसी जगह पर आ गए हैं और बढ़िया रिवर्सल है। अब ये रिवर्सल देखिए, क्या शानदार रिवर्सल इसके अंदर आया हुआ है और स्ट्रॉन्ग नोट पर है। अभी आप देख रहे होंगे 2 कैंडल्स इसकी, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं लास्ट की, इससे पहले 2 छोटी छोटी कैंडल्स थी, यानी कि स्ट्रेंथ है और बहुत अच्छे से मूवमेंट ये चार्ट आपको दे रहा है। क्या रेजिस्टेंस पार करेगा नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। और एक और चीज़ मैं आपको नीचे नोटिस कराता हूँ, वह वॉल्यूम वगैरह, अगर आप वॉल्यूम वगैरह भी चेक करेंगे ना, वो भी ठीक है इसके अंदर। ठीक, तो कुल मिला के ये चार्ट बस मेरे को आपको दिखाना था, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। हमें भी लग रहा है कि IRB इंफ्रा अभी थोड़ा और चल सकता है। सृष्टि, तो ब्रेकआउट कैंडिडेट IRB इंफ्रा पर एक और काउंटर जिसकी शुरुआत होती है आई से, वो है इरिडा। यहाँ पे भी तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और गौरांग जी, मुझे याद है कि आपकी भी टिप्पणी थी, इस स्टॉक पे भरोसा था, और लिस्टिंग के बाद एक तरफा इसमें रैली हमने देखी। कुछ ही दिनों पहले कंपनी के ऑपरेशनल अपडेट्स भी आए, और जो अपडेट्स दिए थे कंपनी ने, उसके बाद अब देखिए पिछले 1 महीने में 28% की तेज़ी हम देख चुके हैं इस काउंटर में। क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं आपके इरिडा के लिए? और क्योंकि एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे लोगों की ऑलरेडी हुई है, एटलीस्ट छोटी अवधि में तो बहुत अच्छे पैसे बना के दिए इस काउंटर ने, लंबी अवधि के लिए क्या नजरिया है? सृष्टि, IPO आया था तब हमने चर्चा करी थी इरिडा के बारे में हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश के ऊपर, और IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए IPO में निवेश की भी राय दी थी हमने। स्टॉक ने, जैसे आप बता रहे थे सृष्टि, बहुत ही शानदार रुझान दिया है और बहुत ही छोटे समय में काफी लोगों की पूंजी में वृद्धि भी बेहतरीन तरीके से हो गई। ये 200 के पार गया था अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये, और फिर वहां से लुढ़क करके 130 140 के आसपास पहुंचा। नीचे की सर्किट 2-3 लगी, ऊपर की सर्किट लगी 2-3। जल्दबाजी अगर नहीं करनी है और अगर आपके पास पर्याप्त समय सीमा है
तो जो आप बात बता रही थी मैनेजमेंट के कारोबार की टिप्पणी को लेकर के, उसको हमने भी सुनी थी और हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आने वाले समय में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमता जो हमारे देश में नई लगाई जाएगी, उसका वित्तीय सहायता जो हम कहते हैं वो ये कंपनी करेगी। और एक बहुत ही शानदार ऑलरेडी डिसबर्समेंट बुक इनके पास पहले से ही है। और छोटी मध्यम अवधि में तो मैं सक्षम नहीं हूँ सृष्टि टिप्पणी करने के लिए, लेकिन समय सीमा है आपके पास, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुनाफा समेटने के लिए निवेशित रहे, और अगर गिरावट आती है, थोड़े बहुत नीचे के स्तर देखने मिलते हैं, आप अगर मौका चूक गए हो निवेश करने का, तो उसी आईपीओ नोट को आधार बना करके मैं इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि 150 के आसपास है, उसके नीचे अगर आता है तो नया निवेश भी हो सकता है, और नया अगर किसी को जोड़ना भी है और तो वो भी जोड़ सकते हैं। तो इरडा यहाँ पे भरोसा अभी भी कायम है, पर इस बीच एक बार मार्केट्स पे नजर डालें। निफ्टी बैंक थोड़ा सा मोमेंटम जरूर दिखाया है, 50 अंकों की यहाँ पे तेजी है, और निफ्टी 50 सेंचुरी लगाता हुआ 22,616 के स्तर फिलहाल दिखा रहा है। पर वोल्टास वो काउंटर है जो कि लिटरली आज लुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसका जो अपर सर्किट था वो खुलता हुआ नजर आया है, और अब लगभग 11% की तेजी आप वोल्टास में देख रहे हैं। पर इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे बाजार खुलने के बाद है आपकी नजर? तो जो मैंने स्टॉक रेकमेंड किया था हेवल्स, मुझे लग रहा है वही कंटिन्यू करना चाहिए। काफी अच्छा इंस्टेड ऑफ गोइंग ब्रॉड बेटर टू गो डीप। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1575 के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, जो लेवल में ट्रैक कर रहा था। तो अभी आप स्टॉप लॉस ऊपर लाइए, स्टॉप लॉस रखेंगे 1540-45 के बीच, थोड़ा दूरी रखेंगे, और 1600 की जगह टारगेट आप कर देंगे करीबन 1635-40 तक। हैवल्स पे नज़रिया है प्रशांत का, जो उन्होंने पहले ही टारगेट्स दिए थे उनको थोड़ा सा वो ट्वीक कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स। पर आप देख रहे हैं कि वोल्टास में लगभग 11% की तेज़ी है। हैवल्स उसी का एक प्रॉक्सी प्ले आप देखिए, लगभग अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। पर इस बीच निफ्टी 50 जो है रिकॉर्ड हाई पे आता हुआ आपको दिख रहा है। 22,622 के टारगेट्स जो है आप देख पा रहे हैं। तो चौके छक्के निफ्टी 50 में लगातार हम देख रहे हैं। 108 अंकों की तेजी जो है फिलहाल निफ्टी 50 दिखा रहा है। और इस बीच एक बार देखते हैं कि रिलायंस का किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी डेज हाई पे 1.6% की तेजी आप यहाँ पे देख रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक से पूरा सपोर्ट था, वहां से फिलहाल अभी सपोर्ट तो नहीं लैंड हुआ है। पर जी हाँ, रिलायंस एक बड़ा हैवी वेट निफ्टी 50 का मार्केट खुलने के बाद ही एक एक करके जो है इसमें मोमेंटम बिल्ड होते हुए हम देख रहे हैं। 1.6% की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3000 के काफी नजदीक। एक बार सोनी, आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे राय जानना चाहेंगे। बताइए कौन से टारगेट सब ध्यान में रखें यहाँ पे? लाइंस पे अगर आप पोजिशनल प्ले करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एंटायर अप्रैल सीरीज के लिए 3100 आपको यहाँ पे टारगेट मेंटेन करना पड़ेगा। 2900 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल से बहुत फेवरेबल बनता है। एक पोजिशनल प्लेस को रखिए, करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 2900 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 3100 टारगेट फॉर अप्रैल सीरीज। ठीक है, रिलायंस 1.5% के आसपास की तेजी, और रिलायंस के दम पर ही बाजार ने ये बनाई है ये नई रिकॉर्ड ऊंचाई। और इस वक्त आप देखिए सेंचुरी लगाकर निफ्टी कर रहा कारोबार, 104 अंक ऊपर, 22,623 का आज ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। निफ्टी बैंक भी धीरे धीरे जोश में जरूर आ रहा है। 48,550 के आसपास से थोड़ा सा ही सफर तय करना है, 6-7 अंकों की दूरी रह गई थी, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बन रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज तेजी पक्ष में है, तो बाजार में ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। मिड कैप इंडेक्स भी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। इस वक्त एनएसई के 726 शेयर हैं हरे लाल निशान में, उसके मुकाबले उससे डबल 1400 से ज्यादा शेयर आज हैं हरे निशान वाले। एनर्जी शेयर पूरी तरह से जोश में है। पावर ग्रिड आज ये है टॉप गेनर, निफ्टी का करीब 2% के आसपास की तेजी यहां पर है। बीपीसीएल में 2% तेजी है, उसके पीछे पीछे रिलायंस 1.5% के आसपास की तेजी। और मेटल में भी मूड अच्छा है, टाटा स्टील के अपडेट अच्छा आए थे, 1.5% की तेजी वहां पर हम देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अलावा इंडेक्स का एक और हैवीवेट एलएनटी, वहां पर भी करीब करीब 1% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन
दमदार अपडेट वोल्टास में करीब करीब 10% के आसपास की तेजी, अभी अभी इसी सेगमेंट से हैवेल्स भी रेकमेंड हुआ। लेकिन एक और शेयर ब्लू स्टार में हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी, तो एक कैचअप कह सकते हैं कि ट्रेड वोल्टास के साथ साथ वहां पर भी हम देख रहे हैं। शिवांगी, आपसे जरा ब्लू स्टार के बारे में जानना चाहेंगे। ब्लू स्टार 1400 रुपए के ऊपर के भाव, कितना चलेगा ब्लू स्टार अभी ये? जी बिल्कुल, ब्लू स्टार की अगर हम यहाँ बात करें स्पेसिफिकली, ऑफ कोर्स ये पूरा सेक्टर जो है काफी अच्छे रडार पे है एंड मोमेंटम में है, तो बिल्कुल ये भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, टेलविंड मिलेगा इस सेक्टर को। एंड वीकली बेसिस पे इसने अपने कंसोलिडेटिव बैंड से ब्रेकआउट दिया है एंड होल्ड कर रहा है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 1475 और फिर 1500 तक के लिए हम इसमें वेट कर सकते हैं। 1390 के एक स्टॉप को ध्यान रखें। ठीक है, ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू। गौरांग सर, आपसे जरा ये जो पावर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें भी आप जरा आइनॉक्स विंड को चेक करिए। आज बढ़िया तेजी आइनॉक्स विंड में है, कैसी लगती है सर आपको ये कंपनी, और क्या इसमें आपको लगता है कि तेजी और बढ़ेगी अभी? अभिषेक, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र अच्छा लगता है। ऊर्जा, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, जो कंपनियां जुड़ी हुई वो अच्छी लगती है। आइनॉक्स विंड पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, एनटीपीसी, सीएससी, पावर ग्रिड जो कि ऊर्जा वितरीकरण के कामकाज में लगी हुई है, उन्होंने भी कुछ समय पहले बताया था कि वो भी सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी में कदम रखना चाहती है। तो पावर ग्रिड जैसी जो कंपनियां हैं ये सब हमें ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, पावर ग्रिड अच्छी लग रही है, सीएससी अच्छी लग रही है, वहां पर तेजी हम देख भी रहे हैं। 282 रुपए पावर ग्रिड का भाव हो गया है। एक और शेयर जिस पर हम व्यू चाहेंगे आपसे कुछ, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। 52 वीक हाई पे शेयर पहुंचा है, 4% के आसपास की तेजी है। क्या किस तरह का मोमेंटम आप इसमें देख रहे हैं? क्या फ्रेश तेजी करें या फिर जिनके पास है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके होल्ड करें? अभिषेक, पहले क्विक अपडेट दे दें। जो ओपनिंग कॉल दिया था उस पे केईआई इंडस्ट्रीज 3625 के करीब चल रहा था, तब हमने 3675 के टारगेट्स के लिए डिस्कस किया था इंट्राडे। वो क्रॉस हुए हैं और स्टॉक 3700 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम है। हमने कहा था पोजिशनली 3900 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अप करके इसमें बने रहें। अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा टारगेट 1 विच इज 3675। अब इस मोमेंटम को आप राइड करते चलें। तो केईआई इंडस्ट्रीज ओपनिंग कॉल जो था उसका टारगेट अचीव हुआ है। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, ओवरऑल जो ये स्पेस है इस पे हम काफी बुलिश हैं। और ये 2-4 नाम है जो हमें लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है और जारी रह सकती है। Godrej Properties is one of them. Shriram Properties is one more stock in the category. तो Godrej Properties को इस ब्रेकआउट के बाद आप बिल्कुल होल्ड करके चलें। फ्रेश एडिशन चाहें तो भी कर सकते हैं, बिकॉज 2500 का एक रेजिस्टेंस जोन था। पिछले अगर आप देखें तो 1 से 1.5 महीने में उसी लेवल को रेजिस्ट करके स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। आज क्लियर ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है 2750 तक के लेवल्स जो है ये ओपन हुए हैं। अब यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा यही 2525 या 2500 का जो जोन है, इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। तो दोनों ही एग्जिस्टिंग पोजीशन वाले भी होल्ड करें, बट कोई फ्रेश एंट्री चाहते हो तब भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, डन। कुछ और स्टॉक्स पे पता कर लेते हैं जहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम बन रहा है। मैं एक्चुअली आज के जो मूवमेंट है ना उसमें बैंक निफ्टी के मूवमेंट से उतना खुश नहीं। उसमें कुछ हद तक बंधन का मान लीजिए, कुछ हद तक लेवल्स का मान लीजिए, कुछ हद तक HDFC का मान लीजिए, वटेवर जो भी आपको कहना है सो ठीक है। लेकिन कुल मिला के आज निफ्टी अच्छे से प्ले कर रहा है। उसमें मैं आपको ना एक सेक्टोरियल मूव भी दिखाता हूँ। आप एक बार ज़रा दिखाइएगा, ज़रा सारे सेक्टर जिसके मैं नाम बोल रहा हूँ अब वो ज़रा दिखाना। हाँ, आप ज़रा कंज्यूमर इंडेक्स दिखाइए, तो कंज्यूमर इंडेक्स, साथ ही दिखाइए ऑयल एंड गैस वाला इंडेक्स, और एक दिखाना रियल एस्टेट का इंडेक्स। कंज्यूमर इंडेक्स, ठीक, रियल एस्टेट का इंडेक्स, ऑयल एंड गैस का इंडेक्स, और एक दिखा दो आप रियल एस्टेट का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। चलो ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना, और सब में उतना दम नहीं आया। बस ये 4 जो इंडाइसिस है ना, इन चारों इंडाइसिस के शेयर आप छांट के पकड़ना। अभी आप जितने भी स्टॉक्स अपने डिस्कस किए हैं वो अमूमन इन चारों से ही होंगे। कोई इक्का दुक्का आपने और देख लिया होगा सो देख लिया होगा। एक और नीचे आप सोम डिस्टिलरीज की खबर देख पा रहे हैं, जस्ट नाउ में
हमारे टिकर टीम ने चलाई है कि कर्नाटक में प्लांट की क्षमता के साथ क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, इस पर इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि सदर्न इंडिया में सोम डिस्टिलरीज का काफ़ी बढ़िया मूवमेंट है। एक बार ज़रा स्क्रीन पे सोम डिस्टिलरीज भी लेके आइए और किससे पता करें, मितेश जी से पता करते हैं। मितेश जी जरा सोम डिस्टिलरीज चेक कीजिए। डिस्टिलरीज में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम का सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जब मंथली और क्वार्टरली आप देखते हो तो वॉल्यूम वहां पे एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता, आपको डेली और वीकली पे तो मिल जाएगा। तो पहला है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के फ्रंट पे अगर थोड़ा सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अगले 1 से 3 महीने के लिए। ये वॉल्यूम फ्रंट पे बात हो गई। अभी प्राइस फ्रंट पे बात करते हैं तो 325 इसका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर 325 वीकली बेसिस के ऊपर क्रॉस होता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक है जो वो 375 400 के एग्रेसिव मूव दिखा सकता है। सो वेट एंड वॉच फॉर 2 थिंग्स, पहला वॉल्यूम, दूसरा 325 के ऊपर अगर डेली में क्लोज होता है तो डेफिनेटली आपके बाय लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो बाय रेशियो में थोड़ा सा वॉल्यूम वाला कंसर्न है, लेकिन हालांकि मेरे को आज नहीं लग रहा है इसका वॉल्यूम में कोई दिक्कत है, क्योंकि बाजार खुले हुए सिर्फ अभी आधा घंटा हुआ है। आधे घंटे के अंदर करीब 3 लाख से ज़्यादा शेयर, इनफैक्ट अब 3.25 लाख शेयर हो गए, 3.25 लाख से ज़्यादा शेयर इसके अंदर आ चुका है। लेकिन हाँ, एवरेज में हो सकता है थोड़ा बहुत वॉल्यूम का कंसर्न हो। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और मितेश जी ने अपनी रिकमेंडेशन आपको दे ही दी है यहाँ पे कैसे ट्रेड आपको करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर जरा और पता कर लेते हैं। जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ लग गया लगता है इस पर सर्किट। स्पार्क पे दिखाइए एक बार ज़रा, ये सन फार्म एडवांस रिसर्च है और ये भी मेरे को लगता है शायद सर्किट पे ही है। एक बार जरा BS इसको भी दिखाना है एक बार, इसका भी चार्ट, और सिंगल लाइन से पता लग जाएगा तो फिर BSC चेक करना पड़ेगा। ये भी सर्किट पे है, 2 शेयर दोनों के दोनों सर्किट पे है हमारे। एक बार जरा तेजस दिखाना, तेजस नेटवर्क दिखाइए तो जरा, तेजस नेटवर्क किससे पता करें, शिवांगी से पता करते हैं। शिवांगी एक बार जरा तेजस चेक करना आप, तेजस नेटवर्क। और शिवांगी से तो बात ही नहीं हो पाएगी। कुछ आप जरा चेक करना, मैं जब तक PNC भी चेक कर देता हूँ। आप जरा तेजस के बारे में बताइए क्या करें। वेल डीपी, आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालांकि हम देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास फिलहाल रेजिस्ट कर रहा है, बट आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ टेम्पररी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। मुझे लग रहा है इसको क्लियर करके स्टॉक यहाँ पे 850 तक के जो मूव्स हैं नियर टर्म में बिल्कुल लगा सकता है। तो 850 के टारगेट के लिए अगर कोई फ्रेश एंट्री चाहे तभी से कंसिडर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है आपका वो 780 के करीब आएगा। तो ओवरऑल बुलिशनेस है तेजस नेटवर्क में, काफी शार्प रिकवरी हुई है, तो ये जो मोमेंटम है ये सस्टेन्ड रह सकता है। तेजस पे भी उतना कन्विक्शन नहीं। एक काम और करते हैं, जरा प्रशांत जी एक शेयर में आपको दिखाता हूँ, मेरी वाली स्क्रीन दिखाना आप। हाँ, PNC इंफ्रा दिखाइए जरा, PNC इंफ्रा, ये बढ़िया चला हुआ शेयर है। मैं इसके डेली चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रिपल हाई यानी कि ट्रिपल टॉप बनाने वाली कंडीशन में वापस से घुस रहा है, जा रहा है उसमें। ये 450-460 वाली रेंज हो जाएगी, वहाँ से शुरू हो जाएगा। ज़रा दिखाइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रशांत जरा चेक कीजिएगा, 1, 2 और ये तीसरी बार अब अटैम्प्ट है, लेकिन ये तीनों अटैम्प्ट में क्या हो रहा है कि पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये एक बार का बॉटम सेम प्राइस पे दूसरी बार का बॉटम है, और इस बार का बॉटम थोड़ा और पहले बन गया। इस बार ये ब्रेकआउट कर देगा सर, जरा चेक करना सर। जी यहाँ पे 455 455 एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 460, तो ऑलमोस्ट हम रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लॉजिकल स्टेप होगा वो ये होगा कि एग्जिस्टिंग पोजीशन 445 चल रहा है, 435-30 के बीच स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करो, प्रीएम मत करो, इसको 465 के ऊपर क्लोज होने दो, हार्डली 20 पॉइंट यानी 4-5% की दूरी। तो जब भी इस महीने में या कभी भी ये 465 के ऊपर क्लोज हो, तब इसको हाई कन्विक्शन के साथ एक ब्रेकआउट के हिसाब से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका होगा 445 और वहां से आप कंफर्टेबली 500-520 तक के टारगेट रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रीएम्प्ट यहाँ पे नहीं करना चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स बने रहे, ट्रेल करें और 465 क्लोजिंग के ऊपर न्यू पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, नए वालों को भी आना नहीं है, पुराने वाले को टिके रहना है। सिंपल सी बात है कि नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। बढ़िया अटैम्प्ट है, हो सकता है अटैम्प्ट इस बार 655 माफ़ कीजिए 455 460 को पार कर जाए, आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अभी नए वाले ना आए, थोड़ा रुक जाए एक बार। एक काम करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन के लिए नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत।
नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं थोड़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ा। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने तो बता दिया था कि आप लाइन पे हैं, लेकिन मैं दूसरे शेयर में थोड़ा फंस गया तो आप तक नहीं आ पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको मैंने काफ़ी देर वेट करवाया सर, ये मेरी गलती है। नीलेश भाई बताइए जरा ऑप्शंस का ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी जी। बिल्कुल देखिए, आईटी स्पेस काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सेक्टर एज अ होल ऐसा लग रहा है कि पुल बैक आना चाहिए। स्पेसिफिकली इन्फोसिस इस पर्टिकुलर काउंटर पे नजर है, काफी ओवरसोल हो चुका है। अब यहाँ से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन की यहाँ पे तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की संभावना नजर आ रही है। इस पुल बैक को प्ले करने के लिए 1500 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 40-41 रुपीज के रेंज में चल रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 31 रुपीज का एंड अपसाइड में टारगेट, पहला टारगेट 51 का है, दूसरा टारगेट 62 का होगा। इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो 400 रुपीज का है। रिवॉर्ड है 8400 रुपीज के। आप 15 ठीक है, डन सर, एग्री। 1500 की आपकी कॉल है, स्ट्राइक की प्लेन वेनिला कॉल है, कोई आगे पीछे कोई हैज वेज नहीं करना, कोई सीधी सीधी स्ट्रेटजी है। 40-42 रुपये में आपको एक कॉल मिल जाएगी। 31 रुपये का एक स्टॉप लॉस, 51 से 52 रुपये का टारगेट है, और आपको 8,500 और करीब 4,500 का इनफैक्ट ये लॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन पे भी हमने आपके लिए डाल दिया है, तो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो आप इसको 52 रुपये का टारगेट, 40 से 52 और 40 से 31, 9 रुपये जाएंगे, 12 रुपये आएंगे, कुछ वैसी कैलकुलेशन के हिसाब से डला हुआ है ये, ठीक जी। इन्फोसिस पे आपका ये ट्रेड बन गया है सृष्टि। तो इन्फोसिस पे रखिए नज़र। एफएनओ के ऑप्शंस के ज़रिए आप जो है इसमें ट्रेड ले सकते हैं। पर क्योंकि हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की बात कर ही रहे थे, पिछले सत्र में भी हमने देखा था कि ज़बरदस्त एक्शन दिखा रहे थे काउंटर्स। आईजीएल पे हमने एक बार राय ली सोनी, एक बार गुजरात गैस का भी चार्ट चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 2% की तेज़ी है। और जिस तरीके की रैली हमने देखी थी एमजीएल आईजीएल के काउंटर्स में, हालांकि प्योर प्ले और एकदम पेयर टू पेयर कंपैरिजन नहीं है, पर कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट पे प्लेस्ड, और क्या लगता है कि एक इतने अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में अब थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है? जी सृष्टि जी, आज चार्ट पे हम देखेंगे तो 550 552 पे अच्छा सपोर्ट है, बट एक रेजिस्टेंस है। अगर दोबारा 560 62 को क्रॉस कर पाता है तो आपको अपसाइड कंटिन्यूड रहेगा टुवर्ड्स 580 85। सो एक शॉर्ट टर्म प्ले के लिए 550 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 560 62 के ऊपर आपका एक फ्रेश टारगेट बनेगा टुवर्ड्स 580। 560 का वेट करिए, 560 के बाद जो है 580 तक के टारगेट्स जो है गुजरात गैस दिखा सकता है। आज एफएमसीजी स्पेस में कुछ काउंटर्स ज़रूर रीबाउंड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिले जुले से नतीजे आ रहे हैं। कुछ नतीजे मार्केट्स को खुश कर रहे हैं, कुछ ने निराश ज़रूर किया है, जिसमें डाबर भी एक काउंटर था। पर मैरिको यहाँ पे देखिए डेज हाई पे अब आ चुका है। मैरिको का शेयर 1.8% की तेज़ी है। आज सुबह हमने देखा था कि भसीन जी के भी रेडार पे और उनकी कॉल भी थी HUL पे। HUL में लगभग 1% की तेज़ी है, उसको हम रेडार पे ज़रूर रखे हुए हैं। पर कुछ एक बार मैरिको पे चार्ट चेक दीजिए, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? तो सृष्टि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिबाउंड प्ले जो है ये अब यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। नॉट ओनली द 20 डे मूविंग एवरेज, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक निकला है। दिस इज द सेकेंड डे जहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा अप मूव जो है ये दिखाया है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम और जो मोमेंटम है इसको देखते हुए यहाँ पे एक मोमेंटम प्ले हो सकता है। पोजिशनली मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। वो लेवल है 540 का, जब वो क्रॉस होगा जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है तब कंसिडर करेंगे। बट अप अंटिल देन अगर कोई इसमें ट्रेड चाहे तो 530 से लेके 540 के जो ये जोन है यहाँ तक के लिए एक मोमेंटम ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है ये 505 के करीब आएगा। तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ था फ्राइडे को वॉल्यूम बैक। तो 540 तक के नियर टर्म टारगेट्स के लिए अगर कोई चाहे तो इसमें मोमेंटम प्ले बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम प्ले मैरिको पे ज़रूर ले सकते हैं। और एक और स्टॉक जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, प्रशांत आपसे इस पे राय लेंगे।
महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए निफ्टी को आज पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और ऑल टाइम हाई पे ये काउंटर दिख रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है प्रशांत कि सुबह ओपनिंग के बाद ही एक भी इसमें 5 मिनट चार्ट पे एक भी कैंडल जो है नहीं दिखी है जो कि लाल निशान में हो। कैसे देख रहे हैं आप आज का वॉल्यूम बिल्डअप, क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें तेजी जो है बढ़ती जा रही है। हालांकि इवेंट्स और ट्रिगर्स की बात करें तो एक ट्रिगर ये भी है और एक इवेंट ये भी है कि कंपनी एक थोड़े समय के बाद जो है एक नई कार लॉन्च की तैयारी कर रही है। इस महीने के एंड में इनकी एक नई कार आएगी जिसकी थोड़ी सी रीब्रांडिंग होगी। XUV 300 आपने देखा होगा, पर XUV 3XO के नाम से जो है कंपनी एक गाड़ी लॉन्च करेगी। कुछ फुटेजेस भी आए हैं हमारे पास, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, पर स्टॉक प्राइस भी अच्छी तरीके से दौड़ रहा है। एक बार प्रशांत बताइए क्या टारगेट्स रखने चाहिए आज के लिए भी और पोजिशनली कैसे दिख रहा है आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा? तो यहाँ पे सृष्टि जी एक चीज जो थोड़ा सा मुझे कंसर्न है वो ये है कि राइजिंग प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, वो थोड़ा सा एक कंसर्न रहेगा। कभी भी न्यू हाई ऑल टाइम हाई पे अगर वॉल्यूम बैक नहीं है तो चांसेस है कि वो फिजल आउट हो जाए। तो हम एक बेसिक काम करेंगे कि 2015 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए मेरे हिसाब से 2015 स्पॉट क्लोजिंग। जब तक ये इंटैक्ट है आप बने रह सकते हो, ट्रेल करते जाइए। और अब मैं फ्रेश बाइंग यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूंगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग डेफिनेटली स्टॉप लॉस जो है वो 2015 पे रखिए, ज्यादा क्लोजली ट्रेल मत कीजिए। अगर ये सस्टेन करे तो आपको कंफर्टेबली 2075-80 के लेवल पे मिल सकते हैं। सो डाउन साइड कैप करके ट्रेल करते रहेंगे। 2075-2080 के लेवल आपको M&M के शेयर में मिलेंगे। मेरी आज ना पावर या फिर पावर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनसे नजर हट नहीं रही है। एक शेयर सोनी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, स्किपर जरा आप चेक कीजिए, क्योंकि पिछले 7-8 सत्र से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। आज हम इसमें एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट देख रहे हैं, करीब करीब 6% ऊपर ये शेयर है, 341 रुपए का भाव है। कैसा लग रहा है आपको शेयर ये, और क्या आपको लगता है कि ये फिर से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है शेयर? जी अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इनफैक्ट 330 पे अच्छा सपोर्ट है, ब्रेकआउट भी है। 330 सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं 360, 65, 380 के टारगेट्स के लिए। 380 के टारगेट के लिए आपको खरीदने की सलाह है स्किपर को। मितेश जी, ई मुद्रा आप चेक कीजिएगा। ई मुद्रा में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके आज 800 रुपए के भाव आ गए और फिर से, और हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है इंट्राडे में। ई मुद्रा कैसा लगता है आपको शेयर? कि अगर वीकली चार्ट देखें तो ई मुद्रा में फॉर द वीक एंडेड 22 मार्च 2024 एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी और वो ब्रेकआउट था और विथ वॉल्यूम बनी थी और वहां पे हाई था 833.50 का। उसके बाद के दो जो आप वीकली चार्ट देख ले तो वहां पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना था और अराउंड एक 675 का लो बना के स्टॉक अभी ये लेवल पे सस्टेन हो रहा है। तो हमारे हिसाब से जो फॉलोअप बाइंग आनी चाहिए अभिषेक जी वो आई नहीं है। सो वी आर ऑफ द व्यू के जो ये जो बाउंस है वो डेड कैट बाउंस है और स्टॉक अभी भी 750-700 के करीब आना चाहिए। तो अगर आपके पास है लोअर लेवल से खरीदे हुए शेयर तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से ये डेड कैट बाउंस है और कहीं ना कहीं और लोअर लेवल से स्टॉक्स में देखे जाएंगे आने वाले वीक्स में। तो इट इज एडवाइजेबल टू एग्जिट द स्टॉक एंड बुक द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है। सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, अंबर एंटरप्राइजेज ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कंज्यूमर गुड्स की, करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। अंबर एंटरप्राइजेज आपको लग रहा है कि तेजी और ये बढ़ेगी यहाँ से? जी अभिषेक जी, डेफिनेटली आप इनफैक्ट देख सकते हैं कि फ्राइडे को एक डोजी क्लोजिंग हुआ था, उसके ऊपर आज ओपन हुआ है, सस्टेन कर रहा है। सो 3800 पे अच्छा सपोर्ट है। मेरे ख्याल से आप 3800 सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। एनीवे टुवर्ड्स 4100 का एक टारगेट आप यहाँ पे बन रहा है, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है आपको अंबर एंटरप्राइजेज पर। अभी कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी इस वीकेंड पर ही कि साउथ कोरिया की कंपनी के साथ और एक सिंगापुर की कंपनी के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया है। इसके चलते भी ये तेजी आप देख रहे होंगे। 3860 रुपए के आसपास का भाव फिलहाल आपको दिखेगा, लेकिन बिल्कुल सेंचुरी लगाकर उसके आसपास टिकने की कोशिश हो रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ऊपरी स्तर से फिर से प्रेशर देख रहे हैं। निफ्टी बैंक आ गया है लाल निशान में, करीब करीब 38-40 अंकों के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं और इस वक्त निफ्टी है करीब 80 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर
वोल्टास तेजी बहुत दमदार है, करीब 10% के आसपास की तेजी वहां पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन बैंकिंग में एक शेयर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। सिटी यूनियन बैंक कुछ क्या और कमजोरी दिख रहा है या फिर बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है ये? नितेश जी ठीक है, आपसे सवाल होगा ये। अगर आप सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है बहुत ही इन्वेस्टरों को और ट्रेडर को बोर किया है, क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग चला है ये चला नहीं है। रीजन ये है कि 165 170 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है अगर आप मंथली और क्वार्टरली चार्ट देखें तो जब तक अभिषेक जी 175 जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्रॉस नहीं होगा तब तक ये जो स्टॉक है वो ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा। 140 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 170 175 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हमारे हिसाब से अभी दिस इज अ कंप्लीट अवॉइड। अगर 140 के अराउंड आपको मिलता है तो डेफिनेटली इट्स अ बाय, और 175 के ऊपर जब वीकली क्लोज देगा उसके बाद ये स्टॉक की रफ्तार बहुत ही स्ट्रॉन्ग बढ़ेगी। सो एज ऑफ नाउ इट्स इन द रेंज बाउंड। अगर 140 के पास आता है तो बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। अगर आपके पास है तो डेफिनेटली इसमें बने रहिएगा। 175 के ऊपर आप एडिशनल पोजीशन बना सकते हैं। 175 के रुपए के ऊपर अभी तो बहुत दूर है, अभी तो 153 रुपए के आसपास है, तो आपको अच्छा खासा इंतजार